Hello, everyone, and welcome to our Law of One study session, जहाँ पे हम लॉ ऑफ वन एक एक सेशन करके स्टडी करेंगे. Today we will be studying the introduction and hopefully session one. तो यहाँ पे लॉ ऑफ वन अपना स्टडी ग्रुप के लिए एक जो शुरुआत जो कि एक फाउंडेशन होनी चाहिए कि ये लॉ ऑफ वन क्या है, कहाँ से आई, तो उस चीज़ को कवर करते हुए ये वाला सेक्शन रहेगा. तो लॉ ऑफ वन की शुरुआत कैसे हुई? तो एक जिंदगी भर की खोज सच्चाई की. तो राह से पहले की जो फाउंडेशन थी, जो एलएल रिसर्च की, तो उसके बारे में यहाँ पे पूरी ही बता रखा है कि कैसे इन्होंने चीजें स्टार्ट करी एंड फिर कैसे इनकी सारी जर्नी रही थी लॉ ऑफ वन से पहले की, लॉ ऑफ वन की और लॉ ऑफ वन के बाद की. तो इनका पूरा इतिहास जो है वो इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन में बता रखा है. तो ये पहले तुम्हारी 5 बुक्स की यहाँ पे सीरीज होती थी. ये लॉ ऑफ वन बुक वन से लेके ना लॉ ऑफ वन 5 तक बुक होता था, और ये अभी के टाइम पे जो 2 बुक्स हैं ये 5 बुक्स में बटी हुई थी. तो ये बाद में इनको 2 बुक्स में जोड़ दिया गया. तो हर बुक का एक अपना इंट्रोडक्शन और समरी था, एपिलॉग और प्रोलॉग था. तो वो सारा का सारा एक साथ यहाँ पे मैंने इस चीज को समराइज कर दिया, ताकि ये जो डिटेलिंग है इसके अंदर हम कभी फुर्सत से जाएंगे, जो इंटरेस्ट होगा तब इस चीज में. तो फिलहाल इस चीज में जो एक इसका है कि लॉ ऑफ वन चैनलिंग्स अचानक से नहीं हुई थी. ये डॉन एल्किंस और कार्ला रेकर्ट, जब बाद में फिर जिम मैकार्टी भी जुड़े थे, तो उनकी सालों की मेहनत, उनका जो खुले दिमाग और अक्सर अनकन्वेंशनल रिसर्च का नतीजा था. तो डॉन एल्किंस की जो सोच थी, अप्रोच थी, पूरी साइंटिफिक थी, लेकिन उनकी सोच बहुत ही विशाल थी कि वो रियलिटी को एक बहुत जनरल केस ढूंढ रहे थे जो हमारी करंट सोच से परे हो. तो उनका काम हिप्नोटिक रिग्रेशन, यानी जो पिछले जन्मों की जो खोज होती है, यूएफओलॉजी, और जो कॉन्शियसनेस की फिजिक्स होती है, जैसे लार्सन की 6 डायमेंशन थ्योरी, तो उन तक का उनकी अंडरस्टैंडिंग थी सारी. और उन यूनिफाइंग प्रिंसिपल्स की तलाश में उनकी सारी अप्रोच थी डॉन एल्किंस की. और कार्लो रेकर्ट, उन्होंने डॉन को टेलीपैथिक एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेशन के तौर पर शुरुआत की थी, और फिर कन्फेडरेशन सोर्सेस जैसे हथॉर्न के लिए कॉन्शियस चैनलिंग बन गई थी. उनकी जर्नी गहरी हमदर्दी, सेवा करने की इच्छा और पर्सनल हेल्थ चैलेंजेस से भरी थी, जिसने उनके स्पिरिचुअल पाथ को शेप करा था. तो लॉ ऑफ वन से पहले डॉन एल्किंस और कार्ला ही साथ में थे. तो ये दोनों ही घूमते थे. डॉन तो काफी पहले से ही घूमते थे अपना यूएफओलॉजी में, और ये जो अपना पैरानॉर्मल चीजें होती हैं इन सब का एक्सप्लोर करने में. एंड कार्ला फिर जब बाद में जुड़ी इनके साथ, तो ये इन्होंने चैनलिंग एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा. तो ये क्रिश्चियनिटी में काफी इनकी भक्ति थी, एंड उसी के थ्रू इन्होंने एक चैनलिंग को एक्सप्लोर करना, इंट्यूटिव एबिलिटीज और टेलीपैथी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कन्फेडरेशन सोर्सेस से जुड़ना स्टार्ट करा. तो एलएल रिसर्च की कुछ कोर थीम्स थी अपना रा से पहले, कि यूनिटी की फाउंडेशंस. तो रा के आने से पहले एलएल रिसर्च ग्रुप ये चीज एक्सप्लोर कर रहा था कि हर चीज का आपस में कनेक्शन है, कि जैसे यूएफओ, साइकिक एबिलिटीज, मटेरियलाइजेशन और स्पिरिचुअल सच्चाइयां अलग अलग नहीं है. ये सब एक बड़ी यूनिफाइड रियलिटी के अलग अलग पहलू हैं. फिर कॉन्शियसनेस के नेचर को एक्सप्लोर करते थे, जैसे कि इनकी सारी चैनलिंग्स में डिस्कशन होता कि कैसे कॉन्शियसनेस अमर होती है, इमॉर्टल होती है, और एक एवोल्यूशनरी लेसन कि हम रीइंकारनेट करते हैं, अलग अलग जन्मों में आते जाते हैं आते जाते हैं, तो उसका सफर कैसा होता है. और इस चेतना कॉन्शियसनेस का रियलिटी की प्रभाव करने की शक्ति क्या होती है, जो कि मैजिकल पर्सनालिटी होती है. तो सेवा में एक ड्राइविंग फोर्स होता है कि समझना और इंसानियत की सेवा करना सबसे इम्पोर्टेंट था. तो वो उनकी कोर थीम्स थी रा से पहले भी. तो अलगाव का भ्रम और असली एकता के बीच में जो डिफरेंस है, कि फिजिकल लाइफ एक इल्यूजन है, ग्रोथ के लिए डिजाइन की गया है, जिसके नीचे प्यार और एकता की असलियत है. तो ये भी एक उनकी कोर थीम थी. और एक मेडिटेशन की अहमियत, इस पे हमेशा बार बार जोर दिया गया है कि अंदर की खोज, समझ और कनेक्शन प्राइमरी टूल है. फिर रा का आना होता है यहाँ पे. यहाँ पे फिर एक नया सोचने का तरीका देता है कॉन्टैक्ट.
जो कि काफी ज्यादा एडवांस कांटेक्ट होता है, और पहली बारी किसी ने करा होता है पूरे प्लेनेट पे, जो ट्रांस चैनलिंग कहते हैं इस चीज को। तो ये शुरू होता है कार्ला का अचानक से अनचाहे तरीके से गहरे ट्रांस में चले जाना। तो उनका एक जो डिपार्टेड फ्रेंड है उनके साथ वो एक ट्रांस चैनलिंग में चले जाते हैं, और रात का एक यूनिक कांटेक्ट का रास्ता बनता है ये चीज। तो ये उनके पहले के कॉन्शियस चैनलिंग से अलग था। अब कॉन्शियस चैनलिंग में क्या होता है कि आपको होश है, होशो हवास में हुआ कि आपके थ्रू ये चैनलिंग हो रही है, कि आपके अंदर ये आवाज आ रही है और वो आपके मुंह से बात कर रही है। अब ट्रांस चैनलिंग में बिल्कुल होश नहीं होता कि मेरा शरीर कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। एकदम अंदर टाइम स्पेस में पहुंच जाता है सारा अपना चेतना। एंड जो होता है उधर ट्रांस चैनलिंग में, वो सिर्फ और सिर्फ रा की चेतना होती है। तो ये ट्रांस चैनलिंग बिल्कुल अलग था और काफी डीप एक्सपीरियंस था। अब रा कौन थे या रा कौन है? तो रा ने अपने आप को एक सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स बताया, एक यूनिफाइड ग्रुप सोल जो सिक्स डेंसिटी के हैं। यानी हमारे अर्थ की करंट थर्ड या फोर्थ डेंसिटी के एवोल्यूशन से लाखों लाखों साल आगे। तो उनका मकसद सेवा करना था, लॉ ऑफ वन पे इंफॉर्मेशन देना, ताकि अर्थ की हार्वेस्ट यानी वाइब्रेशन के शिफ्ट में मदद मिल सके। तो हारमनी का इनका जो तीनों का एक ग्रुप था, डॉन, कार्ला और जिम मकार्टी, इसके थ्रू रा कांटेक्ट पॉसिबल हो पाया। अब एक मजबूत एनर्जेटिक एंकर, जैसे कि अपना रा में तो रा का कांटेक्ट था, एंड डॉन में गहरी समझ थी, उनका अनुभव था यूएफओलॉजी और अपना पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस में। एंड कार्ला में इच्छा शक्ति थी, वो बहुत डिसिप्लिन्ड इंस्ट्रूमेंट थी, भक्ति में लीन रहती थी। एंड उनका माइंड बहुत ज्यादा बैलेंस रहता था चैनलिंग्स के एक्सपीरियंस करते हुए, टेलीपैथिक एक्सपेरिमेंट करते हुए। और जिम मकार्टी का मजबूत एनर्जेटिक उनका एंकर और सपोर्ट रहता था पूरे ग्रुप में, कि वो पूरे ग्रुप को एक इमोशनली स्टेबलाइज करके रखते थे। तो इन सब की एक हार्मोनियस एनर्जी के ब्लेंड पर ये सारा कॉन्टैक्ट निर्भर था। और कहा जाता है कि इनमें से अगर एक की भी इच्छा शक्ति हल्की सी डगमगाती तो ये कॉन्टैक्ट पॉसिबल नहीं होता। तो ये चीज जो हुई, ये रेप्लिकेट नहीं करी जा सकती, जो इन तीनों का जो एनर्जी के थ्रू ये लॉ ऑफ वन का कॉन्टैक्ट हुआ। एंड इसी यही रीजन है कि लॉ ऑफ वन का रा के कॉन्टैक्ट के बाद हमें इसके बाद कोई वैसे सेम टाइप का हमें कॉन्टैक्ट नहीं मिला, क्योंकि ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन था। अब लॉ ऑफ वन को समझना, तो अब इस सब कॉन्टेक्ट के अंदर और ये सब चीजें जो हुई एलएल रिसर्च के द्वारा, तो इस सब में कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स की गहराई थी। ये सिर्फ और सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है ये, बल्कि एक हमारा एग्जिस्टेंस है, कि हमारा वजूद है, उन सब के फंडामेंटल ढांचे है, जो कि अपनी खोज के लिए कैटलिस्ट के रूप में ऑफर किया जाता है। तो कोर कॉन्सेप्ट्स पे जाने से पहले मैं सबके रिफ्लेक्शंस जानना चाहूंगा। तो अभी जो मैंने डिस्कस करा, जो मैंने बातें बताई उस चीजों से, तो किसी के कोई विचार, किसी के कोई रिफ्लेक्शंस हैं इन चीजों पे तो बोल सकता है। भाई वो ट्रांस स्टेट और कॉन्शियस स्टेट वाला थोड़ा डिफाइन करो ना। वो कैसे गए थे वो उसमें? तो ट्रांस स्टेट चैनलिंग होती है जैसे नॉर्मल चैनलिंग होती है, को चैनलिंग हो गया, हथोन हो गया, लातवी हो गया। अब आप उसमें एलएल रिसर्च की चैनलिंग्स में देखोगे, या फिर और भी कोई चैनलिंग आप एक्सप्लोर करोगे, तो उसके अंदर कॉन्शियस चैनलिंग होती है। कॉन्शियस चैनलिंग में क्या होता है कि आप मेडिटेट करते हो, एंड मेडिटेट करके आप कांटेक्ट बनाते हो अपना कन्फेडरेशन से और हायर बीइंग से, जो दूसरे प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस पे होते हैं, या इनर प्लेन्स में होते हैं, या दूसरे प्लैनेट्स पे होते हैं। तो एक मेडिटेशन हम्म। मेडिटेशन के थ्रू, डीप मेडिटेशन के थ्रू ये कांटेक्ट बनता है। एंड फिर उस कांटेक्ट हम्म। द्वारा वो एक इंट्यूटिव चैनलिंग होना स्टार्ट होती है। तो जो इंट्यूटिव चैनलिंग होती है, उसके अंदर जो दूसरी साइड होते हैं, जैसे जो कांटेक्ट जिसके हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे माइंड कॉम्प्लेक्स के थ्रू, स्पिरिट कॉम्प्लेक्स के कनेक्शन से माइंड कॉम्प्लेक्स के थ्रू चैनल करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर एक फिल्टर होता है, जो कि एक हर किसी के जो भी चैनल करता है उसका जो माइंड कॉम्प्लेक्स होता है, वो उस चैनल को प्रभाव काफी ज्यादा डालता है इसके अंदर। तो हम्म। इस एक जो कॉन्शियस चैनलिंग होती है, वो इस तरीके से होती है कि उसमें जो एक माइंड कॉम्प्लेक्स का फिल्टर होता है, उनकी एनर्जी उस आपका माइंड कॉम्प्लेक्स समझती है, एंड फिर उस हिसाब से जो चीज उन्हें कहना है वो वो उन शब्दों का इस्तेमाल करके बात करते हैं। अब ट्रांस चैनलिंग में क्या होता है
कि माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों के गहरी निंद्रा की स्थिति में होते हैं। तो इस डीप हम्म स्लीप में होता क्या है कि जो कि कॉन्शियस माइंड की जो फिल्टर्स होते हैं वो टोटली ऑफ हो जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो चैनलिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा प्योर और बहुत ही ज्यादा अनडिस्टॉर्टेड होती है। ऐसा होता है कि हम्म। वो डायरेक्ट वो ही बात कर रहे हैं। अब डायरेक्ट कॉन्शियस कांटेक्ट। चैनलिंग में, हाँ, कॉन्शियस चैनलिंग में वो डायरेक्शन एक जो होती है ना, टोटल डायरेक्ट नहीं होता, क्योंकि एक उसमें बीच में फिल्टर्स आ जाते हैं काफी सारे, अपना पर्सनल जो की सोल के होते हैं। अब हम्म ट्रांस चैनलिंग में वो नहीं रहता। ट्रांस चैनलिंग में काफी डायरेक्ट और काफी क्लीन कांटेक्ट रहता है। इसी वजह से ये जो लॉ ऑफ वन का जो हम्म कांटेक्ट हुआ था रा के द्वारा, वो बहुत ही ज्यादा हम्म प्योर और बहुत ही ज्यादा हाई वाइब्रेशन का कांटेक्ट था। एंड आज तक हम्म मुझे भी पर्सनली कोई इस लेवल का वाइब्रेशन का कोई मटेरियल नहीं मिला। तो अल्टीमेट फॉर्म ऑफ चैनलिंग है, एंड गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं इसे सारे स्पिरिचुअल कम्युनिटीज में। हम्म इट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ चैनलिंग। हम्म। और किसी के कोई रिफ्लेक्शंस? चलिए फिर आगे मूव करते हैं। तो लॉ ऑफ वन को समझना, तो हर सीकर्स के लिए कोर कॉन्सेप्ट की गहराई होती है कुछ। तो लॉ ऑफ वन, असली एकता, अल्टीमेट यूनिटी, ये होती क्या चीज है? इसका मतलब है सब एक हैं, सब वन इन्फिनिट क्रिएटर हैं। ये एक सेंट्रल सच्चाई है कि जो भी हमें चीजें दिखती हैं अलग अलग, ये क्रिएटर को खुद का एक्सप्लोर करने का तरीका है। अब कोशिश करो कि हर दिखने वाली अलग अलग अलगाव को, इस एक के नीचे की इस एकता को महसूस करो। जो भी ये चीजें हैं अलग अलग दिख रही हैं, इन सबसे ऊपर उठो। अब मेरा जो ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर कि हम जो एक लॉ ऑफ वन के कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, अब काफी सारे स्टडी सेशंस होते हैं एंड होते आते हैं। उनके अंदर क्या होता है, एक सिंपल रीडिंग होती है एंड फिर उसके अंदर एक ट्रांसलेशन होता है उस चीज का। एंड उस ट्रांसलेशन के अंदर कई बारी वो चीजें काफी सारे ऑफ ट्रैक भी चली जाती हैं, जैसे कि अपना पिरामिड, यूएफओलॉजी, एंड काफी सारी ऐसी चीजें जिनका एक एक्चुअल स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं होता। तो यहाँ पे जो मेरा एक पूरा ऑब्जेक्टिव है, पूरा फोकस, जो कोर ऑब्जेक्टिव है मेरा स्टडी सेशंस को लेते हुए, वो ये है कि हम एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस कर सकें, कि हम एज अ सोल इवॉल्व हो सकें एंड हम अपनी हार्वेस्ट, अपनी पोलैरिटी और अपनी सेवा के अंदर आगे बढ़ सकें। क्योंकि ये सब चीजें तो इल्यूजरी हैं, बाकी सारी चीजें इल्यूजरी हैं, कि हम जिस रास्ते से आगे बढ़ते हैं, जो कि ये चीजें चलती आती हैं, मोह माया जीवन, हम आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, जो एक जीवन मृत्यु का चक्र चलता रहता है, ये सारी की सारी चीजें ट्रांजिएंट हैं। अब जो चीजें हमारे साथ हमेशा रहेंगी, वो चीजें हमारी पोलैरिटी होती है, हमारी पोलराइजेशन होती है, हमारी सेवा होती है। किस तरीके से हम रचयिता का अनुभव कर रहे हैं, और किस तरीके से वो अनुभव, वो रचयिता हमारे अपने रचयिता, जो हमारा रूप है उसका हिस्सा बन रहा है वो चीज। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड मेरा सारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम इस रास्ते पे आगे बढ़ सकें, और जो ट्रांजिएंट रियलिटी, जो मोह माया, जो इल्यूजन है और ये वेल है, हम इससे ऊपर उठ सकें। तो ये सारा जो अभी डिस्कशन है, इसके अंदर अब एक एक्सपीरियंशियल वे में भी आप ले सकते हो, जैसे कि मैं लॉ ऑफ वन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ इसको सुनना समझना ही नहीं, इसको एक्सपीरियंस भी करना है। कि कोशिश करो देख के कि हर दिखने वाली चीज जो कि हमें अलग अलग नजर आती है, इसके नीचे एक एकता है। इस चीज को एक्सपीरियंस करो, जो भी आप चीजें देख रहे हो उसके नीचे की एक रियलिटी के अंदर की एक यूनिटी को एक्सपीरियंस करो। ये सब चीजें एक रचयिता से ही निकली हैं सारी। मैं, आप, जो भी हमें चीजें दिख रही हैं, ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल्स। फिर अगला कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, लव लाइट और लाइट लव। तो प्यार सबको जोड़ने वाला एनर्जी है, एक क्रिएटिव प्रिंसिपल है जो दिखता नहीं है। लेकिन लाइट, रोशनी, वो लव इन एक्शन है, पहला मैनिफेस्टेशन है, यूनिवर्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो लव और लाइट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ भावनाएं नहीं है, ये एक फंडामेंटल कॉस्मिक फोर्स है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है रियलिटी की, जिससे सब चीजें बनी है। लव एनर्जी सब चीजों के पीछे की, एंड लाइट वो चीज जो कि हमें दिखती है एज अ मैनिफेस्टेशन। तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कॉन्शियसनेस के लेवल्स, डेंसिटी। तो एवोल्यूशन अलग अलग वाइब्रेशन लेवल्स यानी डेंसिटीज के थ्रू होता है। हर डेंसिटी के अपने स्पेसिफिक लेसन्स होते हैं। अर्थ अभी थर्ड डेंसिटी में चल रहा है, जो कि सेल्फ अवेयरनेस और चॉइस की डेंसिटी है।
अब उधर से वो फोर्थ डेंसिटी में जा रहा है, यानी प्यार की समझ की डेंसिटी की तरफ। अब इसमें एक ट्रांजिशन चल रही है ये वाली। अब ये पर्सनल और प्लानिटरी एवोल्यूशन के कंटेक्स्ट में रखने में मदद करता है कि अब हम ये चीज समझ रहे हैं कि यार सारा हमारा प्लानट एक लव की वाइब्रेशन पे मूव कर रहा है। तो ये लेसन हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। हम सब जो कि अपनी लाइफ जी रहे हैं, और हम सब जो कि एक दूसरे को एक्सपीरियंस कर रहे हैं लाइफ जीते हुए, सबसे सेंट्रल लेसन इसके अंदर ये आता है कि लव का, कि लव एक्चुअल में है क्या चीज। कि एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ जो आसपास हमें लाइफ में दिखते हैं लोग, हम उन्हें किस हद तक प्यार कर सकते हैं, किस हद तक कनेक्ट हो सकते हैं, किस तक हद तक तकलीफें महसूस कर सकते हैं उनकी बिना उन्हें बताए, उनके बताए। ये एम्पति, ये कनेक्शन, ये लव, ये एक बहुत मेजर ड्राइविंग फैक्टर होता है इस डेंसिटी का। डेंसिटी जो कि डेंसिटी ऑफ लव है। और ये जो कि अभी के टाइम पे लेसन है सारे लोगों का यहाँ पे। और ये लव, ये इकलौता लव एक ऐसी चीज है जो कि सब चीजों को जोड़ के रखती है। अब अपनी रियलिटी में आप जो भी चीजें देखोगे ब्रह्मांड में, एक एक चीज, इस सबको लव जोड़ के रखता है। अगर लव नहीं होगा ये सारा ब्रह्मांड बिखर जाएगा, तबाह हो जाएगा, फट जाएगा। तो ये लव ग्लू है सब चीजों का। एंड जब हम लॉ ऑफ लव सीखते हैं तो हम इस ग्लू को समझना शुरू करते हैं। हम सब चीजों का इंटरकनेक्शन समझना स्टार्ट करते हैं। हम ये समझना स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रचयिता का। रचयिता का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लव। एंड वो पार्ट फिर समझते समझते हमारी वेल हल्की होना स्टार्ट होती है। ये हम यूनिटी समझना स्टार्ट करते हैं सब चीजों के पीछे की, जैसे जैसे हम यूनिटी को खुद एक एम्बॉडी करना स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे चौथा कॉन्सेप्ट आता है भूलने का पर्दा, वेल ऑफ फॉरगेटिंग। तो थर्ड डेंसिटी की एक खास बात है, तो इनकारनेट कॉन्शियसनेस पर एक पर्दा होता है जो कि पिछले जन्मों की यादें और सेल्फ का असली नेचर होता है, इसे भुला देता है। तो यह भूलना एक निष्पक्ष फ्री विल चॉइस के लिए जरूरी होता है, और इसलिए ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल पोलराइजेशन होती है। अब अगर हम भूलेंगे नहीं कि पिछले जन्मों में क्या हुआ था, तो हम उसी ही चक्र में फंसे रहेंगे कि पिछले जन्मों के सदमे और पिछले जन्मों की पहचाने, और इस वजह से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब भूलने के बाद हम एक क्लीन स्टेट से स्टार्ट करते हैं, एंड जो भी हम एक्सपीरियंस लेते हैं वो हमको बहुत आगे धकेलता है अपना स्पिरिचुअल पोलराइजेशन में। फिर अगला कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे पोलराइजेशन, यानी सेवा का चुनाव। तो थर्ड डेंसिटी में काम करना एक पोलैरिटी चुनना होता है, कि या तो हम सर्विस टू सेल्फ पोलैरिटी चुनते हैं, जिसे डेंसिटी ऑफ चॉइस होती है थर्ड डेंसिटी। इसमें या तो हम सर्विस टू अदर्स चुनते हैं, या तो सर्विस टू सेल्फ चुनते हैं, पॉजिटिव पाथ या नेगेटिव पाथ। तो ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ शब्द नहीं है, लेकिन ये हमारा थॉट, एक्शंस और इंटेंशंस है, इनकी एक ओरिएंटेशन है कि कैसे ये झुकाव हमारा, ये हमारे आध्यात्मिक झुकाव और हमारी जिंदगी को शेप करता है। तो ये खुद की जांच और इंटेंशनल लिविंग के लिए बहुत गहरा बुलावा है कि भैया हम किस किस तरफ हमारा झुकाव है, किस तरफ हम झुकाव बनाना चाहते हैं, किस तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड जिस तरफ हम चुनाव करेंगे उस तरफ हम बहुत आगे जाएंगे, यानी जन्मों जन्मों तक का रास्ता होता है फिर ये अपना, कि एक पोलैरिटी में हम एक पोलराइज्ड हैं, कि मैं सर्विस टू अदर्स में पोलराइज हूँ, तो ये रास्ता फिर जन्मों जन्मों तक चलता है। एंड फिर वो चीज ही मेरे को पोलराइज करवाती है आने वाले जो भी रचयिता का अनुभव है उसके अंदर। अगला कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे कैटलिस्ट, अनुभव और माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। कैटलिस्ट एक्सपीरियंस एंड माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। तो लाइफ के जो भी इवेंट्स हैं वो कैटलिस्ट होते हैं, कि घटनाएं न्यूट्रल होती हैं, घटनाएं कोई अंदर से अच्छी बुरी नहीं होती। कोई कोई कैटलिस्ट अपने को माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, आपका असली अस्तित्व की आपकी एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है कि उसे कैसे प्रोसेस करना है, उसको एक्सपीरियंस बनाता है। मैं फिर से बोलूंगा इस चीज को, कि हर लाइफ का इवेंट एक कैटलिस्ट होता है। हर कैटलिस्ट एक तरीके की न्यूट्रल घटना होती है, कोई अच्छा बुरा नहीं होता कैटलिस्ट। हम डिफाइन करते हैं कि कैटलिस्ट अच्छा है या बुरा है बेस्ड ऑन हमको कैसा फील करा रहा है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का सिर्फ एक यही काम होता है कि वो हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है वो उसकी रफ्तार बढ़ाता है। और ये कैटलिस्ट हमारे माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स जो आपका अस्तित्व है, वो उसको उसके थ्रू प्रोसेस होता है, जिससे हमारा एक्सपीरियंस बनता है। एंड वो जो एक्सपीरियंस बनता है वो हमारा झुकाव बनाता है,
कि सीखने के अंदर और पोलराइजेशन में मदद करता है। अब अपने आप को, आप अनुभवों को कैसे प्रोसेस करते हैं, आप इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। जो भी आपको एक कैटलिस्ट मिलते हैं, आप उसको जिस तरीके से प्रोसेस करेंगे, उस तरीके से आपकी पोलराइजेशन बनेगी। अब कई बारी होता क्या है कि हम दिल से तो मानते हैं कि हम सर्विस टू अदर्स हैं, दिल से तो हम चाहते हैं कि यार हम लोगों का भला करें। और होता है क्या है, कभी कभी हमारे पास ऐसे कैटलिस्ट आते हैं कि उन मोमेंट पे हमें नहीं पता हम कैसे प्रोसेस कर रहे हैं उस कैटलिस्ट को। मैं चाहता तो अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को गुस्सा इतना ज्यादा आ रहा है कि मैं उस चीज में गलत चीजें कर जा रहा हूँ, गलत विचार आ रहे हैं मेरे मन में, एंड वो चीजें मेरे से गलत चीजें करवा दे रही हैं वो मोमेंट पे जो कैटलिस्ट है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक अंदर ही अंदर अपने अंदर जो बंटवारा हो रखा है, ये इसी चीज के लिए, ये ये कि कैटलिस्ट को प्रोसेस करने का जो आपका अनुभव है, ये हम खुद ही जिम्मेदार हैं इस चीज को लेते हुए। एंड उस मोमेंट पे अगर हम कैटलिस्ट प्रोसेस कर लेते हैं, तो वो हमारा एक जो झुकाव है, जिस तरफ हम झुकाव बनाना चाहते हैं, वो उस तरफ स्थिरता में बना रहेगा। लेकिन अगर उसी मोमेंट पे हमने अगर कैटलिस्ट अच्छी तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, तो वो सेम टाइप के लेसन्स बार बार आएंगे, जो कि हमारी पोलैरिटी कम करेंगे। कि भैया मैं तो चाहता था हूँ अंदर से मैं सर्विस टू अदर्स बनूं, सेवा करूं, लेकिन उस पॉइंट पे ये कैटलिस्ट मेरी पोलैरिटी कम कर देंगे, मेरे को अपनी सेवा करने पे मजबूर कर देंगे, यानी दूसरों को नुकसान करने पे या मैनिपुलेशन करने पे, या फिर अ, एक तरीके से गलत रास्ता चुनने पे मजबूर कर देंगे। तो ये कैटलिस्ट का नेचर होता है। कैसे कैटलिस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, एंड उससे माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स में चेंजेस आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आता है इसमें, इंटेलिजेंट इन्फिनिटी और इंटेलिजेंट एनर्जी। अब क्रिएटर की अनमैनिफेस्टेड पोटेंशियल, ये चीज होता है इंटेलिजेंट इन्फिनिटी, जो कि आपका यूनिवर्स की क्रिएटिव और फॉर्मेटिव शक्ति होती है। जब ब्रह्मांड बना था, उससे पहले जो इंटेलिजेंट एनर्जी थी, वो फिर इंटेलिजेंट इन्फिनिटी बनती है। एंड फिर ये जो एनर्जीज होती हैं, ये हर अल्टीमेट सोर्स का सब्सटेंस है, यानी इसी चीजों से सब चीजें बनी है। एंड यही चीज सब चीजों को चलाने वाला ड्राइविंग फैक्टर है। जो भी सारी चीजें नेचर में फॉर्म हुई हैं, कि शुरुआती में ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, फिर ब्लैक वो हुआ, बिग बैंग हुआ, फिर सब चीजें फॉर्म हुई, फिर सब चीजें फॉर्म हुई, फिर धरती पे कोई लाइफ नहीं थी, फिर एकदम से लाइफ आ गई सारी जगह। तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक इंटेलिजेंट एनर्जी है, ये अपने आप में रीऑर्गेनाइज होती है। अब एक छोटा बच्चा होता है, बड़ा हो रहा होता है, वो चीजें उसे खुद कुछ नहीं पता, कोई नहीं सिखा रहा उसे, लेकिन वो खुद कहीं ना कहीं चीजें सीख जाता है, चलना सीख जाता है, खाना सीख जाता है। हमारे जेनेटिक्स के अंदर खुद ये सारी चीजें होती हैं, हमें जो सिखवाने में मदद करती हैं। तो जिस तरीके से ये चीजें अपने आप एक फैशन में आती हैं, कि पेड़ बड़ा हो रहा है सूरज पड़ने पे, वो अपने आप ही एक दिशाओं में फैल जाता है, अपने आप ही बड़ा हो जा रहा है, अपने आप ही बड़ा हो जा रहा है एक पेड़ की तरह, उसी फॉर्म में, उसी स्ट्रक्चर में। तो ये इंटेलिजेंट एनर्जी है, अपने आप स्ट्रक्चर होती है। तो ये इंटेलिजेंट एनर्जी, यही रचयिता का अनुभव करने का तरीका है अपने आप का। ये इंटेलिजेंट एनर्जी जो कहते हैं कि हर चीज को भगवान चला रहे हैं, तो ये भगवान जो चला रहे हैं हर चीज को, इस इंटेलिजेंट एनर्जी के थ्रू चला रहे हैं, जो कि अपने आप इंटेलिजेंटली रीऑर्गेनाइज होती है सबसे एफिशिएंट तरीके से, जो कि जरूरी लगता है इस ब्रह्मांड को चलने के लिए। तो ये प्रिंसिपल है सारी रियलिटी के पीछे का। फिर अगला कॉन्सेप्ट आता है हार्वेस्ट, की फसल क्या होता है। कि एक नेचुरल पीरियोडिक असेसमेंट होता है हार्वेस्ट, जहाँ पे जो बीइंग्स होते हैं, अपनी हासिल की हुई वाइब्रेशन रेट और चुनी हुई पोलैरिटी के आधार पर अगले डेंसिटी में ग्रेजुएट होते हैं। तो मैं फिर से बोलूंगा कि एक पीरियोडिक असेसमेंट होता है, जैसे क्लास होती है, आपको टेस्ट मिलते हैं कि भैया मेरा 10th क्लास का एग्जाम है, मेरा 11th क्लास का एग्जाम है। अब एग्जाम से पहले दो एग्जाम होते हैं, कि यूनिट टेस्ट होते हैं, मेन टेस्ट होते हैं। तो ये पीरियोडिक असेसमेंट होता है हार्वेस्ट, कि हर एक प्लैनेट के अंदर, बेस्ड ऑन कि उसकी साइकिल्स कितनी है, हर प्लैनेट की अलग साइकिल्स होती हैं। धरती की 25,000 कुछ साल है, एंड वैसे ही दूसरे प्लैनेट्स की और अलग सालों की होती है साइकिल्स, बेस्ड ऑन किस तरीके से वाइब्रेशन उस प्लैनेट पे रिवॉल्व करती है प्लानिटरी साइकिल्स के थ्रू। तो ये एक वाइब्रेशन रेट और चुनी हुई पोलैरिटी के आधार पर अगली डेंसिटी में हम कैसे ग्रेजुएट होते हैं, ये उस चीज को डिसाइड करता है। कि अगली डेंसिटी की हम अपनी करंट डेंसिटी के लेसन दोहराते रहेंगे, या तो फिर हम अगली डेंसिटी में जाएंगे। अब हार्वेस्ट होता कैसे है कि ये जो भी हम अपना चॉइस करिए, जो भी हमने चुनाव करा, अब हार्वेस्ट के टाइम पर एकदम से एक प्लानिटरी वाइब्रेशन शिफ्ट आता है, और वो एकदम से मदद करता है। जैसे कि कोई थर्ड डेंसिटी से फोर्थ डेंसिटी में जाने के लिए उसने चुनाव कर लिया, और उसके चुनाव में
दृढ़ता है, उसके चुनाव में शक्ति है, उसके चुनाव में भक्ति है। तो होता है क्या है कि उसे रफ्तार मिलती है हार्वेस्ट के टाइम पे, कि वो एक इस डेंसिटी की अंडरस्टैंडिंग से बहुत जल्दी ऊपर उठ जाता है, एंड वो ट्रांजिशन के अंदर अगली डेंसिटी में काफी आसानी से आ जाता है। अगर वो हार्वेस्ट की साइकिल ना हो तो वो एक रफ्तार नहीं मिलती, एंड वो फिर वो धीरे 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 ही चीजें चलती रहती हैं। एंड यही एक रीजन है अभी के टाइम पे जो प्लैनेट में जो ट्रांजिशन चल रहा है थर्ड से फोर्थ डेंसिटी, कि चीजें बहुत जल्दी तेजी से बदलाव हो रहा है, सब चीजों में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। आप देखेंगे पिछले 2 से 3 दशकों में चीजें में बहुत ज्यादा बदलाव आया है, एकदम से एवोल्यूशन हुआ है सारे प्लेनेट का। कहाँ अभी 20 साल पहले किसी के पास फोन भी नहीं हुआ करते थे, कितनी दूर दूर ऐसे ही जाते थे बसों से, ट्रेन से, दिल्ली जैसे मतलब बड़े शहरों में आना बहुत बड़ी बात लगती थी। एंड आज के टाइम पे यहाँ पे दूसरे कंट्रीज में जाना बड़ा आसान हो गया, एंड चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, सोशल मीडिया आ गया, और एआई का जमाना भी आ रहा है। तो ये जो एवोल्यूशन हो रहा है बहुत रैपिड रेट पे हो रहा है, ये रैपिड रेट आपका एक वाइब्रेशनल शिफ्ट भी है प्लेनेट में जो कि इन सब चीजों को ला रहा है। तो ये एक हार्वेस्ट का भी पॉइंट है जो कि कन्फेडरेशन में भी काफी सारी चैनलिंग्स में स्ट्रेस करा जाता है, कि ये एक बहुत क्रिटिकल मोमेंट है, एंड काफी सारे वॉन्डरर्स इन क्रिटिकल मोमेंट पे आते हैं, जो कि अपना अगला कॉन्सेप्ट है कि हायर डेंसिटी से आए हुए आत्माएं जिन्होंने अर्थ पर इस ट्रांजिशन में मदद करने के लिए जन्म लेने के लिए चुनाव करा, तो वो वॉन्डरर्स होते हैं। तो अक्सर वो अलग अलग महसूस करते हैं, लेकिन उनमें मदद करने के लिए एक नेचुरल इच्छा होती है, कि वॉन्डर जो अलग प्लैनेट से ही आए हैं वो अकेला तो महसूस करते ही है, जाहिर सी बात है कि एक वाइब्रेशन से मैच नहीं हो रहे हैं इस प्लैनेट की कई बारी। एक अलग ही उनकी एक पर्सनालिटी होती है, अलग ही आइडेंटिटी होती है, जो कि थोड़ा एक समाज में मिलकर चलने में मुश्किल होती है उनको। तो वो इनमें होता है, लेकिन इनमें एक नेचुरल इच्छा भी होती है कि मदद करनी है, मेरे को चीजें बेटर करनी है, कि भैया मेरे को दिख रहा है ये चीजें बेटर कैसे हो सकती है, एंड मैं ऐसे कर सकता हूँ, सबकी मदद कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट्स बहुत से जो सीकर्स हैं जो इस मटेरियल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो इससे काफी स्ट्रांगली रेजोनेट करते हैं, कि भैया मैं वॉन्डरर हूँ, मेरे को यही लगता है कि मैं कहीं और से आऊँ, उस प्लैनेट का तो नहीं हूँ। तो ये जो है वॉन्डरर्स की फीलिंग काफी सारे लोगों में है, जो कि लॉ ऑफ वन की तरफ झुकाव जिनका बनता है। तो अभी मैं इस चीज पे ब्रेक लेके रिफ्लेक्शंस चाहूंगा थोड़े, कि इसी के कोई रिफ्लेक्शंस हैं, कुछ सवाल हैं, कुछ कहना चाहते हैं, फीलिंग्स हैं तो बता सकते हैं। मुझे पूछना है क्वेश्चन। हाँ जी अमन जी। हाँ जी। आपने ये जो हार्वेस्टिंग के बारे में बताया कि हर एक प्लेनेट की एक अपनी असेसमेंट है जो कि इंडिपेंडेंट है, और ये देखा जाता है कि उसकी गति के हिसाब से अभी फिलहाल में 25,000 ईयर्स की एक साइकिल है। हम्म। मुझे ये बात ये पूछनी है कि अगर इसमें प्रोग्रेस कोई एक पर्टिकुलर एंटिटी ज्यादा तेजी से कर लेती है, तो हम्म। क्या, जैसे फर्ज करिए कि लॉ ऑफ वन जानने के बाद लोगों ने सर्विस टू अदर्स का रास्ता चुना और पोलैरिटी अपनी 49:51 के अलावा मतलब 60-70 अदर्स की रख ली, तो क्या उनको वो हार्वेस्टिंग 25,000 पे ही पूरी कंप्लीट पे साइकिल पे मिलेगी या पहले भी मिल सकती है? 25,000 साल की जो साइकिल होती है वो एक कलेक्टिव एवोल्यूशन में सबकी मदद करने के लिए होती है, कि अगर मान लो बहुत सारे लोग हैं वो पोलराइज नहीं कर पा रहे हैं, अब सबकी अपनी अपनी रेट होती है पोलराइज होने की, कि अब जीवन मृत्यु के चक्कर में सारे फंसे रहते हैं, एंड वो चीज चल रही हैं तो चल ही रही हैं, एंड अगले जन्म में आके भी वही इच्छाएं रहती हैं, वही झुकाव रहते हैं, एंड फिर वही झुकाव के थ्रू पूरी लाइफ काट दी, एंड फिर दोबारा मर गए, एंड फिर दोबारा फिर अगला जन्म, यानी जो इल्यूजरी रियलिटी है उसी की इच्छाओं पे जो जीते जाते हैं जीते जाते हैं। तो उन लोगों के अंदर पोलराइज होने का क्षमता बहुत कम होती है। अभी हार्वेस्ट क्या करती है कि जब हार्वेस्ट का समय आता है तो एक प्लैनेट में बहुत मेजर वाइब्रेशन शिफ्ट आता है, एंड जब मेजर मेजर वाइब्रेशन शिफ्ट आता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट प्रोवाइड करता है सारे लोगों को जो कि इस प्लैनेट पे मौजूद होते हैं। एंड इस जी। मोमेंट पे होता ये है कि जिन जिन लोगों के अंदर वो क्षमता नहीं होती कि वो पोलराइज कर सके, या फिर वो जो लोग जो कि बहुत करीब हैं अगली डेंसिटी पे चढ़ने के लिए, बस उन्हें हल्का सा धक्का चाहिए,
तो उन लोगों को जिस तरीके से कैटलिस्ट मिलते हैं इस पॉइंट पे, हार्वेस्ट के टाइम पे, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैग्नेटिक चार्ज बना देता है उनको धकेलने का आगे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में। तो ये पर्पस होता है हार्वेस्ट का, जो कि एक नॉर्मल लेवल पे एक रचयिता अपने आप को अनुभव करते करते अपनी ही खोज नहीं कर पाता, तो उसकी खोज को विस्तार डालने के लिए ये रास्ता अपने आप ही डिजाइन हुआ है इंटेलिजेंट इन्फिनिटी के थ्रू। ओके ओके। एक दूसरा क्वेश्चन है, आपने एक इंटेलिजेंट इन्फिनिटी के बारे में समझाया हम्म। कि बुद्धमान इसको हम कहेंगे कि ये एक इनफाइनाइट इन्फिनिटी है, मतलब इनफाइनाइट है, हम्म। क्योंकि एक अनंत रचयिता को हम इनफाइनाइट मानते हैं। तो क्या ये जो इंटेलिजेंट इनफाइनाइट है, क्या एक अनंत रचयिता का ही दूसरा नाम है, क्योंकि इसके आगे इनफाइनाइट लगा हुआ है? तो एक अनंत रचयिता का हिस्सा है ये, लेकिन एक अनंत रचयिता अपने आप में नहीं है। एक अनंत रचयिता, जब एक अनंत रचयिता शुरुआती में थे, तब उन्होंने एक फ्री विल प्रदान करी कि भैया सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ अनंतता थी, अनंत यानी रचयिता थे। लेकिन जब रचयिता का एहसास हुआ कि यार मैं तो रचयिता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, समझ रहे हो कि जब हम्म। मैं इंसान था, इंसान से पहले जब हम जानवर थे, मेरे को यही नहीं पता मैं जानवर हूँ, बस जिंदगी जिए जा रहा हूँ। लेकिन जब हम इंसान बने, तब हमें रियलाइज हुआ कि यार मैं तो इंसान हूँ, मैं तो चीजें कर सकता हूँ बहुत सारी। हमारे अंदर एक विचार भावना आनी स्टार्ट हुई, एक अंतर ध्यान करने की शक्ति स्टार्ट हुई। तो जब ये चीज आती है अनंतता में, जब ये चीज आती है, तब वो इंटेलिजेंट इन्फिनिटी बनती है। ये अनंतता तो अपने आप एक एनर्जी का पूल है जो कि बैठा हुआ है। रचयिता शुरुआती में किसी को नहीं पता है क्या है कैसे है, लेकिन जब फिर वो एक इन्फिनिटी जब अवेयर होना स्टार्ट होती है कि यार मैं तो इन्फिनिटी हूँ, मतलब मैं इस इन्फिनिटी को मैं कुछ कर सकता हूँ इस इन्फिनिटी की, तो वो एक इंटेलिजेंट जब वो बन जाती है इन्फिनिटी, तो वो एक एनर्जी में एक क्षमता आती है कि वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके अलग अलग चीजों को क्रिएट कर जाती है। तो वो जो अलग अलग चीजों को जो क्रिएट करने की जो एक क्षमता शुरुआती में जो बनी थी ब्रह्मांड में, वो इंटेलिजेंट इन्फिनिटी होती है। तो वो रचयिता पूरा नहीं है, लेकिन रचयिता का एक क्रिएशन है देखा जाए तो। जब रचयिता ओके क्रिएशन के प्रोसेस में आते हैं इस ब्रह्मांड के, तब इंटेलिजेंट इन्फिनिटी फॉर्म होती है। रचयिता इससे भी कहीं विकराल है। ओके। रचयिता मिस्ट्री है ऑब्वियसली। हम्म। मतलब इसको हम ये कह सकते हैं, अगर अगर जैसे मैं भारत की एक उसमें मानूं कि ये एक तरीके से थोड़ा सा मैनिफेस्टेड माना जाएगा। हाँ जी। अ, हम्म। इसको रचेता क्योंकि अनमैनिफेस्टेड है, तो हम्म। और वो उनको हम मैनिफेस्टेशन दिखा नहीं सकते क्योंकि वो तो अनमैनिफेस्टेड है। तो जो पहला हम्म। मैनिफेस्टेशन का जरिया है जिसके थ्रू रचेता मैनिफेस्ट करते हैं, वो इनफाइनाइट ये इंटेलिजेंट एनर्जी है। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट अमित जी, ओके बिल्कुल करेक्ट। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, या वेलकम। आगे बढ़ते हैं। तो इंसानी पहलू क्या है इन चीजों में? विनम्रता, बलिदान और समझदारी की जरूरत। तो यहाँ पे सबसे पहले ये आता है, डिसर्नमेंट करना बहुत जरूरी है कि हम जो भी रास्ता चुन रहे हैं, जिसको भी मान रहे हैं, जिसकी भी बातें सुन रहे हैं, या फिर कोई भी हम डिसीजन ले रहे हैं, तो इन सब में एक डिसर्नमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा जरूरी है। ह्यूमिलिटी, सेक्रीफाइस एंड डिसर्नमेंट। तो ये सब ये हैं, डॉन, कार्ला एंड जिम, ये सब मैसेज देने वाले हैं और इनसे बड़े नहीं हैं। कि इन्होंने बार बार कहा है कि गलतियों से और इंसानियत पर जोर दिया कि विजडम राखी थी कि वो सिर्फ एक डेडिकेटेड जरिए थे। चैनलर्स को देवता बनाने से बचे, उनकी जर्नी डेडिकेशन का एग्जाम्पल है, संताई का नहीं। तो ये कई बारी लोग पीपल वर्शिपिंग में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से वो अटैचमेंट्स क्रिएट कर लेते हैं, जो कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए सही नहीं होता। तो उस चीज के लिए इस इंट्रोडक्शन में ये चीज दे रखी है कि हमें भगवान की तरह ना बना। एंड फिर सेवा की कीमत आती है कि जो लॉ ऑफ वन के जो सेशंस हैं, उनकी बहुत बड़ी कीमत थी, खासकर कार्ला की नाजुक सेहत पर, और आखिर में डॉन की दुख भरी तबीयत खराब होने पर। तो उनकी मौत, जिससे कार्ला ने एक गहरे प्यार का काम और शायद उसे बचाने की गलत कोशिश माना, रा कॉन्टैक्ट को खत्म कर दिया।
ये इतने हाई लेवल स्पिरिचुअल काम में सीरियसनेस, इंटेंसिटी और बलिदान को हाईलाइट करता है। तो वो हुआ क्या था कि अब कार्ला की भी सेहत खराब हुई थी। ये जो रॉ कांटेक्ट था, रॉ कांटेक्ट में ट्रांस चैनलिंग जब होती थी, तो ये ट्रांस चैनलिंग में ये आपका सब्सटेंस इस्तेमाल करते थे, साइकेडेलिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे, एंड उसके थ्रू ये डीप चैनलिंग में जाना स्टार्ट करा था इन्होंने। एंड उस सब्सटेंस का यूज करके सेहत पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था। तो कार्ला की सेहत पे काफी फर्क पड़ा था, इस चीज से काफी फर्क पड़ा था। एंड फिर ये जो कैटलिस्ट मिले थे जो इनके रास्ते में, उससे डॉन की भी तबीयत खराब हुई थी काफी ज्यादा। तो एक डॉन एक टाइम पे एक साइकोटिक स्थिति में आ गए थे, जिसमें उनका माइंड एक आम आदमी का नहीं रहा था, एकदम साइकिक ग्रीटिंग्स बोल सकते हैं इस चीज को, या फिर एक अलग ही एक दिशा कह सकते हैं। तो अब उसमें हुआ क्या कि अब डॉन को फिर इन्होंने, डॉन तो चाहते थे कि भैया मार दो मेरे को नहीं जीनी है इस हालत में जिंदगी, और वो सब चीजें। एंड उन्होंने चाहा था कि शांति से वो अपना वो कर सकें, कि सुसाइड वगैरह कर सकें या फिर कुछ भी कर सकें। लेकिन अब जिम और कार्ला ने चाहा कि उनको अंदर उतर डाल दिया जाए मेंटल असाइलम में। एंड फिर डॉन निकल के आए, भाग के आए उधर से, बच के आ गए चीजों में। फिर उन्होंने अपने आप को बंदूक लिया और उन्होंने शॉट कर दिया। तो ये जो सदमे इन लोगों को लगे इन सब चीजों की वजह से, तो ये सबके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट रहा था, सबको झंझोड़ दिया गया था इन सब चीजों ने। तो एक कीमत रही थी इस चीज की कि लॉ ऑफ वन के सेशंस थे। तो वो यहाँ पे इन्होंने अपना जो एक इंट्रोडक्शन था शुरुआती में अपनी जो किताब में से पहले, उन्होंने उस चीज में काफी अपने सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस करें उस चीज के अंदर। तो जो पर्सनल मटेरियल की वैल्यू है, ये इसके बाद में रिलीज होना इंटेंशनल था। प्रोसेस को डीमिस्टिफाई करने के लिए गहरे चैनलिंग्स के पीछे इंस्टानी स्ट्रगल को दिखाना, और ये इन्फोर्स करने के लिए कि प्रिंसिपल्स सभी सीकर पर लागू होते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल लोगों पर नहीं। कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं जो कि हम इंसान एज अ इंसान जिंदगी जीते हैं, चाहे वो कोई फिल्म स्टार है, चाहे वो सुपरस्टार है, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी है, चाहे वो कोई स्पिरिचुअल आदमी ही सही, कि निसर्ग दत्ता महाराज हो गए, या फिर अपना जो भी अपने स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, जो भी अपने जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, सबके ऊपर ये सारे सेम प्रिंसिपल्स लागू होते हैं। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी को ये कहा जाता है, ये टाइमलेस प्रिंसिपल्स होते हैं। ये चाहे ब्रह्मांड जितना मर्जी बदल जाए, तो स्पिरिचुअलिटी होती ये है कि हम अनंत सच्चाई की तरफ जा रहे हैं, वो एटर्नल ट्रुथ की तरफ जा रहे हैं जो कभी नहीं बदलता। एंड इसीलिए इसके अंदर लीन होना सबसे ज्यादा अच्छे कर्मों में माना जाता है, सत्कर्म में माना जाता है। एंड ये ही चीज होती है कि हम परम सत्य से कितना जुड़े हुए हैं, ये ही आपका मीटर होता है कि आप कितने पोलराइज्ड हो, कि आपका विल कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, एंड आपका झुकाव कितना ज्यादा शक्तिशाली है रचयिता की तरफ। तो आपकी स्टडी के लिए जरूरी सोच और टूल्स, तो सबसे पहले आपका पर्सनल डिसर्नमेंट बहुत जरूरी होता है। कीरा और फाउंडर सब बार बार जोर देते हैं, एंड चैनलिंग आप हर पढ़ोगे उसके अंदर हर जगह यही जोर दिया जाता है कि जो चीज आपके लिए सच है उस चीज को रखें और बाकी चीजें छोड़ दें। अब कोई डोगमा नहीं बनाना कि ये चीज है इसको ऐसे ही मानो, कि आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आपके अंदर का ज्ञान है, उन चीज के लिए कैटलिस्ट होना चाहिए। जो भी आप चीजें समझते हो, सुनते हो, उस चीज को आप रिलेट करते हो अपने आप से, एंड फिर उस चीज को आप अपने हिस्सा बनाते हो अपनी लाइफ का और अपने आप का। और मेडिटेशन ही चाबी होती है सब चीजों की, स्पेशली इनर वर्क से रिलेटेड। तो सारे सोर्सेज ने ये बार बार जोर दिया है कि एनालिटिक माइंड को शांत करना, एंड फिर उसके बाद अपने डीपर सेल्फ और हायर सेल्फ से कनेक्ट करना। तो जो डीपर सेल्फ और हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के अंदर आपका माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स में यूनिटी आती है, कि वो एक आपका एक की तरह काम करते हैं, एंड फिर कांटेक्ट बनता है इसमें। अब ये नहीं है कि एनालिटिक माइंड को शांत करने का कि उस चीज को दबा देना, उसे भुला देना। फिर इल्यूजन को समझने के लिए और अपनी वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए और सेवा के लिए तैयार होने का प्राइमरी तरीका मेडिटेशन है। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिस है जिसके थ्रू हम अंतर्ध्यान के थ्रू एक परम सत्य और रिलेटिव सत्य के बीच में डिफरेंस करना स्टार्ट करते हैं। एंड ये डिफरेंस करते करते ही हमारी वेल उठती है, एंड यही हमारा पोलराइजेशन का रास्ता बनता है। इसीलिए मेडिटेशन को चाबी कहा गया बार बार।
क्योंकि यही हमको परम सत्य और रिलेटिव सत्य के बीच में डिफरेंस करने में मदद करती है। खुला दिमाग रखें लेकिन जमीन पर रहें। अब मटेरियल्स में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं यहाँ पे जहाँ पे विचार करने की इच्छा के साथ अप्रोच जो कि मौजूदा सोचने के ढंग को तोड़ सकते हैं। लेकिन आप अपने खुद के अनुभव में समझें और ग्राउंडेड रहें कि हम मैजिकल पर्सनालिटी में समझ रहा हूँ कि मैं मैजिक समझ रहा हूँ एंड या मैं टेलीपैथी समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ग्राउंडेड नहीं हूँ रियलिटी में। मैं डिल्यूजनल हो रखा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि यार मैं कोशिश करूंगा तो मैं सबको अपने मन के विचार भेज दूंगा, तो वो कहीं ना कहीं बैकफायर मार सकता है, वो चीज आपके लिए हानिकारक रह सकता है स्पिरिचुअल रास्ते में। तो ग्राउंडेड रहना जरूरी है ओपन माइंडेडनेस के साथ। धीरज रखें और बार बार पढ़ें। इराक की भाषा काफी ज्यादा प्रिसाइज, कॉम्प्लेक्स और नुआंस्ड है। तो इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कई बारी बहुत बार रीड करना पड़ता है, तब समझ आती है। एंड मेरे साथ तो मतलब जितनी बार पढ़ लो उसमें एक नया ही नजरिया आता है कॉन्सेप्ट में। तो इसको कंटेम्पलेट करना बहुत जरूरी है, कोई भी चीज इसमें हम पढ़ते हैं तो। अपनी जिम्मेदारी खुद लेना कि लॉ ऑफ वन स्पिरिचुअल ग्रोथ की जिम्मेदारी सीधे इंडिविजुअल पे डालता है, कि ये किसी और के ऊपर नहीं है कि भैया भगवान हम पे कृपा करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे या फिर हम स्वर्ग में जाएंगे, कि हम ये करेंगे वो करेंगे तो चीजें बेटर होंगी। सारी जिम्मेदारी आपकी है कि आपकी चॉइसेस, आपके कैटलिस्ट और फिर उसके बाद आपकी खोज, ये आपका रास्ता डिफाइन करते हैं। तो ये जो हमारा स्टडी ग्रुप है ये एक सपोर्ट ग्रुप है, यहाँ पे हम अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव्स और म्यूचुअल एनकरेजमेंट ऑफर कर सकते हैं, बशर्ते वो इंडिविजुअल फ्री विल और डिसर्नमेंट का सम्मान करें। तो यहाँ पे जागरूकता और सुरक्षा के जो उपाय हैं कि साइकिक ग्रीटिंग्स होती हैं, जो लॉयल अपोजिशन कहते हैं उसे, कि हमारी वफादार अपोजिशन। तो ये कार्ला चेतावनी देते हैं कि जो भी स्पिरिचुअल रास्ते पर जाते हैं खासकर ग्रुप्स में, उन्हें नेगेटिव अटेंशन मिलती है नेगेटिव एंटिटीज से, कि जो इनर प्लेन्स में जो नेगेटिव लोग होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं इस रोशनी से जो कि हम बनाते हैं इन ग्रुप्स के अंदर। तो एक अपने में एक स्ट्रेंथ, इंटीग्रिटी, यूनिटी और फिर एक क्लियर कम्युनिकेशन, हम जब एक दूसरे के साथ हमें ग्रुप में है तो एक ट्यूनिंग होना या फिर एक कोई प्रोटेक्शन रिचुअल जैसे कि एल रिसर्च खुद करते हैं, तो ये काफी जरूरी चीज है। कभी भी डील्स ना करें, स्पिरिचुअल कोर प्रिंसिपल से समझौता ना करें। तो ये चीज मैं सोच रहा हूँ अगली बार से हम करेंगे, जब भी कोई सेशन स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है तो एक प्रोटेक्शन रिचुअल कर लिया करेंगे, बढ़िया रहेगा। अब एक आखिरी नोट पे इस इंट्रोडक्शन के क्लोजिंग के लिए, कि लॉ ऑफ वन मटेरियल का अल्टीमेट पर्पस जैसा रा ने ऑफर किया और एलएल रिसर्च के डेडिकेशन ने फैसिलिटेट किया, यह है कि हर सीकर को उनके असली नेचर को वन इन्फिनिट क्रिएटर के एक इंडिविजुअलाइज्ड हिस्से के रूप में याद रखने में मदद मिले, और वो कॉन्शियसली उस शानदार यूनिटी की तरफ अपना रास्ता चुने, जैसा रा अक्सर कहते हैं, आगे बढ़ो वन इन्फिनिट क्रिएटर की शक्ति और शांति में खुश रहते हुए। तो ये फ्रेमवर्क आपके स्टडी ग्रुप को, अब अपने स्टडी ग्रुप के लिए ये फ्रेमवर्क मैंने डिवाइस करा था ताकि हम इस चीज को एक हमारे इनिशियल ग्राउंडिंग बन सके कि हम आगे हम जो भी स्टडी करने जाएंगे लॉ ऑफ वन में, उस चीज के लिए एक फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो किसी के कुछ विचार हो, किसी के कुछ रिफ्लेक्शन हो इस चीज के ऊपर, ये कैसा लगा ये फाउंडेशनल स्टडी सेशन अपना, एंड क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो अभी। मैं मैं तो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रही हूँ अभी। लाइक कि फर्स्ट सेशन से बिल्कुल शुरू से सुनना है और डीप में कंसेप्ट्स को समझना है। बट अभी जो आपने ये इंट्रोडक्शन दिया, ये काफी चीजों को क्लियर किया। हमारी क्लियर थी पहले जो सोनिया और पा ने बताई, लेकिन अभी जैसे आपने समझाया ना ईशान जी, वैसे मतलब थोड़ा उसका कोर पकड़ने में हेल्प मिली। लाइक जैसे मैं लेमन लाइट को एक मतलब एक वर्ड था कि लेमन, अभी जो हम्म। मैंने समझा मेरे लिए लाइक लव इज लाइक कि
अनुभव कह सकती हूँ, मैं एम्पैथी बोल सकती हूँ। अगर जहाँ जिसमें मुझे फीलिंग महसूस नहीं हो रही, वहां लव या उनकी उसकी मैं कमी महसूस करूंगी। फिर उससे भी हम्म मेरी पोलराइजेशन इफेक्ट हो सकती है। अगर लव कम है कहीं तो मैं नेगेटिव जाऊंगी, ज्यादा है तो मैं एक तरफ झुक जाऊंगी। और लाइट को मैं क्रिएटर की विजडम समझ रही हूँ। सो जितनी मेरे अंदर हम्म। वो लाइट होगी, उतनी मेरी विजडम होगी, और उसी हिसाब से मैं अपने कैटलिस्ट को प्रोसेस करने में शायद वो मुझे हेल्प करे। और आई थिंक लाइक सब, मुझे ऐसा लग रहा है सब कनेक्ट है कि अगर कोई कैटलिस्ट आया तो हमें लव एंड लाइट से उसको कैसे डील करना है। जितनी लाइट होगी मेरे अंदर, जितना लव होगा, मैं उसके साथ वैसे डील करूंगी, फिर वो वैसे मेरा हम्म। पोलराइजेशन बनाएगा। इट्स लाइक ऐसे। सो काफी कुछ नया समझ में आ रहा है, लाइक हर चीज थोड़ा अलग वे में देखने को मिल रही है। मुझे अच्छा लग रहा है बहुत। बहुत और बढ़िया अर्चना जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने कॉन्सेप्ट पकड़े एंड बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरा अपनी अंडरस्टैंडिंग को समराइज करा। वो बहुत अच्छा लगा जान के कि आपने कैसे अपनी लव और लाइट की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करते हुए यूनिटी को समझना स्टार्ट करा। काबिले तारीफ। मैं इसमें अपनी बात रखना चाहूंगा हाँ जी। कि जितने अच्छे से ये कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन हो रहे हैं, और साथ में ये भी पूछा जा रहा है कि फीडबैकिंग बताइए अपनी, जिससे कि कोई भी और मन में उस टाइम पे डाउट क्लियरिंग होनी चाहिए या हो सकती हो, वो हम्म हाथ के हाथ ही आपको जवाब मिल जाता है। तो इससे अच्छा अनुभव मैं नहीं समझता कि मिल सकता है, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, आप टोटलिटी में भी समझ पा रहे हो, और हाथ के हाथ जो है जहाँ पे आप अटक जाते हो उसको भी समझ पाते हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और ये लॉ वन के सारे सेशंस इस तरीके से आगे बढ़ जाएं और सबको इतनी रोशनी मिले कि ये जो सेवा एक अनंत रचेता की चल रही है, वो सब लोग अपनी ग्रेड बदलें और एक ऐसा चुनाव करें जो कि फ्री विल पे आधारित हो। यही मैं कहना बिल्कुल चाहूंगा अमन जी, इस पे। बहुत ब्यूटीफुली पुट इन करा आपने। हाँ एंड जी। मेरी भी कोशिश बिल्कुल यही रहेगी कि हाँ इसी जी। रास्ते पे हम सारे यूनिटी में सारे आगे बढ़ते रहे। हाँ, थैंक यू अमन जी। थैंक यू। प्रियंका जी, सैनी जी, निखिल, कुछ कहना हो आप लोगों को कह सकते हो। भाई अच्छा था, बहुत अच्छा अच्छा आपने किया कॉन्सेप्ट। मुझे इसमें एक क्वेश्चन है कि जो डॉन के बारे में बताया कि उसने हम्म सोसाइटिंग रेटिंग्स होती थी, फिर उसने शायद सुसाइड किया ना। हम्म। तो उसका फिर मतलब सुसाइड किया तो फिर उसमें वो उसकी पॉलरिटी नीचे नहीं जाएगी? पोलैरिटी नीचे जाती है, सुसाइड में जाती है। सुसाइड में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस रहता है सुसाइड में। जब जब वो चल रहा था, रा कांटेक्ट चल रहा था, तो रात से पूछा था इन सब ने कि अब हमारी हम कौन कौन से डेंसिटी के हैं। तो रा ने एग्जैक्ट नाम नहीं बताया था। रा ने बोला था कि एक हम्म। फोर्थ फिफ्थ और सिक्स डेंसिटी के एक एक लोग हैं सारे जो कि रा कांटेक्ट कर रहे हैं। तो डॉन हाँ। और कार्ला को फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स डेंसिटी में से कोई एक था। तो अब होता क्या है कि जब सुसाइड होता है तो अपनी जो एक स्पिरिट होती है, अपनी जो सोल होती है, अपनी फिजिकल बॉडी से हम्म। एकदम से अलग निकल के झटके से निकलती है। एंड जो झटके से हम्म। जो चीज जो निकलती है ना, तो उस चीज में बहुत ज्यादा एक तरीके से ट्रॉमा मिलता है सोल को। अब सोल का क्या काम होता हाँ। है, हम जब जब हमारी मृत्यु होती है तो हम फिजिकल प्लेन से हम आपका आफ्टर लाइफ में जाते हैं। स्पेस टाइम से हम टाइम स्पेस में जाती है हमारी आत्मा। तो वो जो हम्म। जानना होता है उस प्रोसेस के अंदर, वो जो कि हमारे रेग्रेट्स होते हैं, जो कि हम जिंदगी में हमने जो चीजें नहीं करी या फिर जो करना चाह रहे थे जो कि नहीं हुई, जो कि हमारे अटैचमेंट्स होते हैं, जो कि बंधने होते हैं सारे। तो वो जो बंधन होते हैं उस पॉइंट पे, वो प्रोसेस होते हैं उस पॉइंट पे। एंड जो सुसाइड की एक जो होता है, जो बंदा सुसाइड करता है वो किसी बहुत स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट की वजह से सुसाइड करता है, जो कि उससे प्रोसेस नहीं हो रहा होता। एंड जब हम्म। उस टाइम पे जब सुसाइड होता है तो जब बॉडी, सबसे पहले तो दो मेन जो कैटलिस्ट जो कि लगते हैं, जो कि जब सुसाइड होता है जो कि एक सोल का एक पोलैरिटी को बहुत ज्यादा कम करते हैं। एक सबसे पहले ये है कि बॉडी एकदम जो झटके से निकलती है।
तो ये पोलैरिटी हम्म। बहुत ज्यादा लूज हो जाती है इस पोलैरिटी में, जो एकदम से झटके से जो निकलती है बॉडी। एक पोलैरिटी यहाँ पे लूज होती अच्छा। है। एंड दूसरी जो पोलैरिटी लूज होती है वो जो रास्ता होता है जब हम इस प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस से हम इनर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में जाते हैं, जैसे आफ्टर लाइफ का हाँ। ट्रांजिशन कहते हैं। इस ट्रांजिशन के हम्म। अंदर जो कैटलिस्ट होता है, इतना स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट जो कि प्रोसेस नहीं होता है, तो ये भी जब वो पूरा रास्ते में जब जा रहा होता है तो ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इस रास्ते में हीलिंग होती है सोल की। एंड जो सोल जब इतना हम्म। घायल होता है तो उसे हीलिंग करने में ज्यादा टाइम लगता है। एंड वो जितना लो ज्यादा, वाइब में रहता है, हाँ, उस तो टाइम पे लो वाइब्रेशन में चल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या होता है जो कि वो लो वाइब्रेशन से जब वो फिर उतर जाना स्टार्ट होता है, ये रचयिता की तरफ एक यूनिटी और एक टाइम स्पेस में जाना स्टार्ट होता है आफ्टर लाइफ के ट्रांजिशन में, तो वो हम्म। एक हीलिंग का जो टाइम होता है ना वो बढ़ जाता है। वो जितना ज्यादा टाइम हम इस लो वाइब्रेशन प्लेन में रहते हैं उतनी ज्यादा हमारी पोलैरिटी कम होती है। मतलब अगर आपका ट्रांजिशन जल्दी जल्दी हो गया कि आपने एक पीसफुल डेथ करी, एंड फिर उस पीसफुल डेथ के अंदर आपके अंदर कैटलिस्ट भी आपने सारे प्रोसेस कर रखे थे, एंड आपका माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स रचयिता की सेवा में विलीन था, जिसके अंदर आपका मतलब झुकाव आपका प्योर था एकदम। तो आपको टाइम नहीं लगेगा कि आपको कि बहुत सारे आपको सदमे प्रोसेस करने पड़ेंगे इस प्लेन के, ताकि वो प्लेन का जो सारा डेटा है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाए, एंड फिर उसके बाद आप अपने प्योर शुद्ध आत्मा के रूप में आके अब अगली चीजों को देख सको। उसमें टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने एकदम से स्ट्रांगली डिटैच हुए हो, कैटलिस्ट आपके बहुत सारे पेंडिंग पड़े हैं, तो उन सबको प्रोसेस करने में जितना ज्यादा टाइम आफ्टर लाइफ के ट्रांजिशन में जाता है उतनी ज्यादा पोलैरिटी कम होती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छा। हम सारे अपने जितना जीवन चल रहा है इसके अंदर हम अपने कैटलिस्ट हम्म। प्रोसेस करें, एंड अपना इनर बैलेंस में जितनी हम पोलैरिटी बना सकेंगे उतना ही हमारे अगले जन्म के लिए बढ़िया रहता है। क्योंकि जो अगला जन्म होता है उसको किस हम्म। प्रकार का जन्म होता है वो इसी चीज पर डिपेंड करता है हमारी पोलैरिटी कितनी है। पोलैरिटी मान लो हमारा स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस हो गया है, एंड जितना स्पिरिचुअल हम्म। बैंक बैलेंस होता है आप उतना ही, आप मान लो उतना ही बढ़िया आप फैमिली चुन सकते हो, उतनी ही बढ़िया आप अपने लिए लाइफ के लेसन्स प्लान कर सकते हो, उतनी बढ़िया शरीर ले सकते हो, उतना ही बढ़िया माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स ले सकते हो। तो ये स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस होता है एक तरीके से, पोलैरिटी। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अपनी अच्छा। पोलैरिटी में काम करा जाए। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। एक क्वेश्चन था। हाँ जी अमन जी। जैसे जैसे आपने कहा कि पोलैरिटी एक एक आध्यात्मिक बैलेंस है, एक तरीके के, एक ऐसा आध्यात्मिक कैश है जिससे आप अपने मन की इच्छा की कोई चीज ले पाएंगे। तो क्या पोलैरिटी एक भाव नहीं है क्या? जैसे हम कहें कि किसी ने सर्विस टू सेल्फ का पाथ चुना है, तो वो नेगेटिव पोलैरिटी का आदमी है। मतलब ये हुआ कि उसका झुकाव नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहा है, और पॉजिटिव पोलैरिटी का आदमी एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर हम ये कहते हैं आध्यात्मिक कैश है, तो क्या ये पोलराइजेशन बोला जाएगा इसको, या एक भाव में मूव करना ही स्पिरिचुअल ग्रोथ को दर्शाता है? मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो आपकी पोलराइजेशन आपकी चेतना की शक्ति है, कि आपकी चेतना में कितनी शक्ति है, कि एज अ रचयिता आप क्या क्रिएट कर सकते हो, एज अ क्रिएटर आप रचना क्या कर सकते हो। तो वो जो आपकी रचयिता की जो शक्ति है वो आपकी पोलराइजेशन होती है, कि मैं जितने कैटलिस्ट प्रोसेस कर सकता हूँ मैं उतना जानता हूँ कि ब्रह्मांड का असली सच्चे सत्य क्या है। एंड मैं जितना ब्रह्मांड का असली सत्य जानता हूँ उतना मैं अगली रचना जो भी करूंगा एज अ रचयिता, मैं वो मेरी ज्यादा इन ट्यून होगी असली सच्चाई से, यानी उसमें शक्ति ज्यादा होगी, ऊर्जा ज्यादा होगी। तो अब होता क्या है कि जब मैं अपना अगला इनकारनेशन प्लान कर रहा होता हूँ तो उस इनकारनेशन की प्लानिंग में बहुत सारी चीजों में दिमाग लगाना पड़ता है, कि यार मेरे को ये कैटलिस्ट इस पॉइंट पे चाहिए, ये चीज मेरे को उस पॉइंट पे चाहिए, कि यार मेरे पे अगर ऐसा माइंड होगा तो फिर मेरे को ये कैटलिस्ट को प्रोसेस करने में इस तरीके से शांति मिलेगी, एंड मेरे को ये वाला लेसन मेरे को अपनी जिंदगी के 10वें साल पे प्लान करना है। तो ये ऐसी ऐसी चीजें मैं अपना मान लो आफ्टर लाइफ में प्लानिंग कर रहा हूँ। उस प्लानिंग में चेतना लगती है, उस प्लानिंग में कॉन्शियसनेस लगती है। वो जो कॉन्शियसनेस जो चेतना लगेगी वो पोलराइजेशन होती है आपकी। जितनी पोलराइजेशन होगी, जितना आपका चेतना में कॉन्शियसनेस इंडेक्स होगा, उतनी अच्छी प्लानिंग कर पाओगे, एंड उतना ही अच्छा फिर आपका उतना ही इंट्रिकेट आपका प्लान होगा जीवन का। तो सिंपल भाषा में ये चीज होती है उस चीज की। वो कुछ ऐसा नहीं है कि पैसा है या फिर कुछ मोह माया है या तो अटैचमेंट है, इससे कुछ लेना देना नहीं है उसका। वो आपकी ऊर्जा है कि आप ऐसा रचयिता क्या आप रचना कर सकते हो। जन्म भी तो रचना ही है एक तरीके से देखा जाए तो, कि हम अपना जन्म ले रहे हैं। तो मतलब हम ये ये सारी कहेंगे हमारी कि अपनी रचना उसकी है। हमारी पोलराइजेशन बढ़ती है, हम ये बोलेंगे ना इसमें, या ये बोलेंगे पोलैरिटी बढ़ती है? पोलराइजेशन बढ़ती है, हाँ वही है पोलराइजेशन पोलैरिटी, वही चीज है, एक ही चीज है।
नहीं, जैसे जैसे पोलैरिटी नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन पोलराइजेशन तो न्यूट्रल होती है ना शायद। पोलराइजेशन पोलराइजेशन आपका पोलैरिटी की पॉजिटिव या नेगेटिव होती है, एंड पोलैरिटी अनगिनत होती है। पोलैरिटी अब आप एक डायमेंशन में देख रहे हो, आप अपना सर्विस टू सेल्फ और सर्विस टू अदर्स। पोलैरिटी दूसरे डायमेंशन में भी होती है, हर चीज में पोलैरिटी होती है। लाइट लव, लव लाइट, अच्छा बुरा, ठंडा गर्म, यिन यांग, मेल फीमेल, पोलैरिटीज अनंत होती है। अब पोलराइजेशन क्या होती है कि जितनी भी आप पोलैरिटी रिकंसाइल कर पाते हो, आपने कैटलिस्ट प्रोसेस करा है, इसका मतलब वो पोलैरिटी, वो सेपरेशन अब आपके लिए सेपरेशन नहीं है। आपने उस सेपरेशनों को जोड़ दिया, आपने जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग थी विभाजन की, वो आपने सिल दी। अब आपके कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में क्या है, आपके अनुभव में अब यूनिटी है, आपके अनुभव में एकता है। एंड वो जितनी ही पोलैरिटी आप सिलते जाते हो, उतनी ही पोलराइजेशन आपकी बढ़ती है, उतना आपका चेतना का फैलाव बढ़ता है। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग ओके, में ये चीज है। बहुत सुंदर। एक क्वेश्चन और था बस। हाँ जी। एक आपने बताया कि जितना हमारी तर्क बुद्धि हम छोड़कर हायर सेल्फ और टोटल सेल्फ से अटैच होंगे, उतना हम आध्यात्मिक तरक्की में आगे बढ़ेंगे। हम्म। अभी आपने जब समझाया था, बिल्कुल। तो ये हम एक लेमैन कैसे महसूस करेगा कि भाई अब मैं हायर सेल्फ से जुड़ चुका हूँ? क्या सिम्टम आते हैं उसके लिए? दूसरी बात कि जैसे हर आदमी चाहेगा मैं हायर सेल्फ से जुड़ूं, तो मुझे वो मैं कैसे जुड़ पाऊंगा? और अगर जुड़ रहा हूं तो मुझे कैसे फील हो रहा है कि मैं अपने हायर सेल्फ से जुड़ रहा हूँ? अब जो हायर सेल्फ से जुड़ने की जो यहाँ पे बात करी है, उससे मैं अगर सिंपल सिंपल सेंस में मैं ट्रांसलेट करूँ इस चीज को, तो ये चीज आपका एक चेतना का फैलाव होता है। तो चेतना का जो अपना फैलाव होता है, एक एक हम इंसान लोग जब हम जिंदगी जीते हैं, तो ज्यादातर हमारी जिंदगी जानवर प्रवृत्ति में निकल जाती है, कि हमें होश ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। समाज ने हमसे एक्सपेक्टेशंस रखी कि हमें ये करना चाहिए, हम ये कर देते हैं। एंड किसी और ने मेरे को कुछ बोला, मेरे को बुरा लग गया, एंड फिर मेरे अंदर जो ऑटोमेटिक कोड है गुस्से का, या फिर चीजें तोड़ने मोड़ने का, या फिर उसे गाली गलौज करने का, वो रन हो जाता है, एंड फिर मैं वो चीजें कर देता हूँ। तो ये सारी जो जानवर प्रवृत्ति है, ये सारा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, ये सारा मैट्रिक्स ही कोडिंग है। ये आपका चेतना का फैलाव इसमें नहीं है। इसमें चेतना का फैलाव बिल्कुल नहीं है। इसमें जो फैलाव है वो आपका माया का फैलाव है। जो फैलाव है आपका, वो अपना अपना बॉडी का जो नेचर है, आपका इंस्टिंक्टिव नेचर है, जानवर नेचर है। एंड माइंड का जो नेचर है आपका, ऑटोमेटिक थॉट प्रोसेस वाला, मंकी माइंड कहते हैं, वो वाला नेचर है, वो वाला नेचर है। तो अब यहाँ पे ये चीज आती है कि जो चेतना का जो फैलाव होता है, कि आप जब ध्यान में बैठते हो, जब आप मेडिटेशन करते हो, जब कनेक्ट करते हो, तो आपका माइंड और बॉडी बैलेंस में आते हैं। एंड जब आपका माइंड और बॉडी बैलेंस में आते हैं, तब आप अपने सोल से कनेक्ट होते हो, अपने स्पिरिट से कनेक्ट होते हो, एंड अपनी इस जानवर प्रवृत्ति से ऊपर उठना स्टार्ट होते हो। एंड जितना आप अपनी इस जानवर प्रवृत्ति से ऊपर उठना स्टार्ट करते हो, उतना आप यूनिटी को एक्सप्लोर कर पाते हो, उतना आप अपनी हायर जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं उन्हें एक्सप्लोर कर पाते हो। हायर वाइब्रेशन में आप उठना स्टार्ट कर पाते हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। जो कि आपके शरीर में जकड़न होती है, इंटरनली टेंशन होती हैं, वो निकलना स्टार्ट होती हैं। मेंटली जो कि आपको टेंशनें होती हैं चीज़ों को लेते हुए, आपके अटैचमेंट्स होते हैं, वो बैलेंस होना स्टार्ट होते हैं। एंड जब ये चीजें बैलेंस होना स्टार्ट होती हैं, तब अपना चेतना का फैलाव बढ़ता है, कि भैया मैं सिर्फ और सिर्फ मैं नहीं हूँ, दुनिया मेरी मेरे इर्द गिर्द नहीं घूमती, मेरी दुनिया में और भी लोग भी हैं। एंड अब मेरी दुनिया में जो और भी लोग भी हैं, मैं उन सबसे कनेक्टेड हूँ। एंड जो मेरी दुनिया में जितने भी लोग हैं इस धरती पे रह रहे हैं, मैं इन सबसे कनेक्टेड हूँ। ये जितने भी लोग मेरे साथ धरती पे रह रहे हैं, एंड फिर जितनी भी चीजें इस ब्रह्मांड में, मैं इन सबसे कनेक्टेड हूँ। चेतना का फैलाव धीरे 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 बढ़ता है। मैं मेरा एक्सपीरियंस, मेरी अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीजों का फैलाव बढ़ता है। एंड जैसे जैसे वो फैलाव बढ़ता है, वैसे वैसे आपका कनेक्शन आपका हायर सेल्फ के साथ, और आपका ये जो सेल्फ है, डीपर सेल्फ के साथ कनेक्शन आपका स्ट्रांग होता है। क्योंकि जो ये सब की चीजें आपका अंदर से ही कनेक्शन है इन सब चीजों का, बाहर से कहीं नहीं है। तो जैसे जैसे आपका इंटरनल बैलेंस बनना स्टार्ट होता है, जैसे जैसे ये आपके जानवर प्रवृत्ति में आपका सुधार आना स्टार्ट होता है, वो बैलेंस में आते हैं, वैसे वैसे आपका इनके साथ कनेक्शन होना स्टार्ट होता है, आपका डीपर सेल्फ और हायर सेल्फ के साथ। एंड वो अपने आप समझ आता है आपको, कि जब आप अपना अपने आप के साथ आपका रिश्ता अच्छा होने लग जाता है, तो आपका अपने एज अ रचयिता, आपका अपने आप के साथ रिश्ता अच्छा है। एज अ रचयिता, आपका जो वन इन्फिनिट रचयिता है, उसके साथ आपका रिश्ता अच्छा है। एंड जब ये रिश्ता अच्छा होता है, तो आप अपना डीपर सेल्फ को जानना स्टार्ट करते हो। जब आप अपने डीपर सेल्फ को जानना स्टार्ट करते हो, तो आपको पता है कि यार मेरा डीपर सेल्फ ये है, कि मैं अपनी सच्चाई में ऐसा हूँ, असलियत में।
एंड फिर जब आप अपने डीपर सेल्फ को जानना स्टार्ट करते हो तो आप अपना ये भी आप जानना स्टार्ट करते हो कि यार मैं क्या क्या हो सकता हूँ। एंड मैं जो 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 हो सकता हूँ वो अनंतता है, अनंत पोटेंशियल है उसके अंदर। एंड वो जो अनंत पोटेंशियल है जो कि मैं सब कुछ हो सकता हूँ, वो हायर सेल्फ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर सकता है, कर रहा है। एंड मेरे को अगर मैं उससे कनेक्शन रखूं तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। तो ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है इस चीज के अंदर, चेतना के फैलाव की। ओके। ओके। हम्म। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, बोल हाँ सकती हूँ? जी, हाँ जी बिल्कुल। सॉरी, मैं थोड़ा आप लोगों को सुन रही थी और आप बहुत अच्छा कर रहे हो ईशान। तो जी मेरा ये रिपीट हो रहा है और वही है कि इसमें काफी सारी नई बातें और जानने को मिल सकती है, और या फिर कुछ अगर मैं ऐड ऑन कर सकूँ तो वो भी करूंगी। बिल्कुल बेसिकली बिल्कुल। हर बार हम नहीं, जब भी सुनते हैं, जितनी बार पढ़ते हैं तो री रीड करते तो नया ही होता है हर बार। हम्म। तो डेफिनेटली, जैसे अमन जी ने भी पूछा ना कि आप हायर सेल्फ से कैसे कनेक्ट हो सकते क्लेमन पर्सन के हाँ पर्सपेक्टिव हाँ। से। तो ना जैसे ये तो लॉ ऑफ वन का आपने एक्सप्लेन किया ना, अगर कोई लॉ हाँ ऑफ जी। वन या इस तरह से जा रहा है, तो अगर कोई ये लॉ ऑफ वन को नहीं भी जानता है और वो स्पिरिचुअल पाथ हम्म। पर है, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी मैं सुन पा रहा हूँ, बिल्कुल आ रही है। हाँ। तो अगर कोई नहीं भी और नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहा है, एक नॉर्मल इंसान है, जैसे कि जो कुछ जानता ही नहीं, मतलब हम्म। जैसे नॉर्मल होते हैं लेमन, तो क्या होता है कि वो बाई बॉर्न, काफी लोग तो मतलब जब होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो समझने लगते हैं, बचपन से समझने लगते हैं कि वो कनेक्टेड है कोई ऐसे सोर्स से जो उन्हें गाइड हम्म। करता है, या फिर कहीं पे भी अगर वो गलती करते तो उन्हें तुरंत रियलाइज हो जाए। उन्हें किसी से पूछना या कोई बताए तब नहीं जानना होता, वो खुद थोड़ी देर बाद उन्हें लगता है, वो कॉन्टेम्पलेट करते हैं, या फिर झटका लगता है कि आप क्या कर रहे हैं, करने से पहले या बाद में, ऐसी बहुत हाँ सारे जी। एक्शंस होती है ना, तो उनको ये फील होता है कि वो कनेक्टेड है। प्लस वो यही जो चीज कि हर कोई जो रूल्स फॉलो करे वो नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं कि उन्हें लगता है कुछ तो डाउट है, कुछ तो डाउट, या फिर हम्म। जब करेक्ट करते हैं कुछ काम तो उनको बहुत अच्छा फील होता है कि मतलब ये तो था मेरा नेचर, यही तो करना था, लाइक प्राउड नहीं, लेकिन उन्हें डीपली एकदम शांति और पीस और वो आनंद की अनुभूति होती है कि यार कुछ सही तो हुआ, मतलब यही सही है, लाइक ऐसे फील होता है। तो उन्हें लगता है कि ऑलवेज कोई गाइडेंस उनके साथ है, तो वो हायर सेल्फ हम्म। तो जैसे कनेक्टेड ही रहता है, लेकिन उसको हमें बस जानना पड़ता है ना, हमें खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, तो वो लोग तो नहीं जान पाते। लेकिन जैसे इस तरह के सिम्टम्स आते जाते हैं और ये बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं, और फिर आप सेल्फ हम्म। सेटिस्फाइड हो जाते हैं ना, तो वो भी इस तरह की साइन आप बोल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल प्रियंका जी। हाँ हायर जी। सेल्फ ऐसे ऐसे इस नजरिए से तो हायर सेल्फ देखो हर किसी के साथ हमेशा रहता है। हर किसी को एक जो कनेक्शन होता है अपना भगवान की जो एक अंडरस्टैंडिंग है अपनी, एक जो सोर्स की एक अंडरस्टैंडिंग है कि यार मेरी ये फिक्र करने वाला है कोई एक ऊपर वाला, कि मेरा एक कनेक्शन है एक फोर्स के साथ, मेरी एक कनेक्शन है एक उस अल्टीमेट एनर्जी के साथ जो कि सब चीज का ध्यान रख रही है, जिसने दुनिया बनाई है। एंड वो मेरा भी ध्यान रख रही है। हर किसी की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो इस स्पिरिचुअलिटी अपना लॉ ऑफ वन में है या नहीं है। हाँ जी। अब बट वो वही है एक, कि लोग इग्नोर हाँ कर जी। देते हैं, काफी लोग जान लेते हैं। हाँ। हाँ जी। बिल्कुल वही चीज है कि वो उनको उनको एक अंदर से मैसेज आते हैं, उनको सिग्नल आते हैं, उन्हें जो फीलिंग्स आती हैं, जो उनका जो कनेक्शन है, क्योंकि हम हर किसी के साथ हम वो कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम अपने आप के साथ धोखा नहीं दे सकते। एंड जो अपने आप के अंदर हमको हर किसी को एक आवाज आती है अंदर से, जो कि हमारा एक अंदर अपना ट्रू सेल्फ है, डीप सेल्फ है, हायर सेल्फ है। और जो कि कहीं ना कहीं हम हमारी जो एक अंदर से एक आवाज आती है कुछ मोमेंट्स पे कि यार ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये चीज ऐसे करनी है। तो ये हर किसी का अपना कनेक्शन है, कोई लोग ध्यान देता है, कोई लोग नहीं देता। तो जी। बट अब इसमें जो लॉ ऑफ वन में जो खास चीज है कि यहाँ पे हमें सारे के सारे टूल्स मिलते हैं, एंड ये टूल्स ना काफी ज्यादा एक एडवांस लेवल पे मिलते हैं कि हम सब चीजें समझ जाते हैं। अब होता क्या है कि जो बाकी जो लोग हैं जिन्हें नहीं पता, अब वो मान लो कनेक्शन उन्होंने बना भी लिया अपना कि एक हायर पावर के साथ कनेक्शन बना दिया, हायर सेल्फ नहीं बोलेंगे, हायर पावर बोलेंगे। हायर पावर के साथ उन्होंने कनेक्शन बना लिया, लेकिन वो कनेक्शन उनका ना कॉन्शियस नहीं होगा। कॉन्शियस कनेक्शन के लिए मेडिटेशन होना बहुत जरूरी है। अब उनका जो कनेक्शन होगा वो तभी काम करेगा जब वो कुछ खास प्रॉब्लम में चल रहे हैं, या तो वो फिर वो पूजा पाठ कर रहे हैं एंड वो फिर वो कनेक्ट कर रहे हैं एंड फिर वो कुछ इस सेंस में बात कर रहे हैं कि फिर उनका कनेक्शन बन रहा है। तो हर किसी का अपना अपना रिचुअल है। अब वो चीज जिस तरीके से करेगा फिर वो उस चीज पे डिपेंड करता है कि उनका कनेक्शन कैसा बनेगा। जी बिल्कुल।
तो मतलब जैसे शान जी आपने एक जानवर प्रवृत्ति की बात करी, जो मैं समझ पाया कि भाई जैसे जानवर में विवेक नहीं होता, कि जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें एक गाय का या एक डॉगी का, उसको ये नहीं पता कि जो उसको खाना या चारा मिल रहा है वो चोरी का है या कैसा है, वो सिर्फ भोग प्रवृत्ति के लिए ही रहता है। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। बस इंसान ही शायद एक ऐसा है जिसको ये पता है कि मैं चोरी का खा रहा हूँ या मेहनत का खा रहा हूँ, और उसका विवेक जागृत हो जाता है कि हम्म। भाई जो भी मैं कर रहा हूँ इसके पीछे उसके क्या क्या इमोशन की नीड थी, क्या चीज उसमें सत्य थी, क्या सत्य थी, उसमें एक विवेक जागृत हो जाता है। ठीक बिल्कुल। है। तो आपका जो मैं समझाने की बात समझा, इसका मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे जानवर प्रवृत्ति आदमी की घटती है और उसमें विवेक जागृत होता है कि मैं सही और गलत को वो समझने लगता है कि क्या चीज स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगी या कौन सी चीज स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाएगी, इस विवेक की जागृति से हम ये समझें कि जो जो कर्म हमें विवेक की जागृति दे रही है वो हमारे हायर सेल्फ की तरफ से हो रहा है, और जो जो चीजें हमारे को जानवर प्रवृत्ति कर रहे हैं, इसका मतलब अभी हम हायर सेल्फ से या आध्यात्मिक उन्नति पे नहीं पहुंचे हैं, जो मैं आपकी बात से समझ पाया। यहाँ पे मैं अमन जी आपका इस अंडरस्टैंडिंग में कुछ रिफाइनमेंट्स ऐड करना चाहूंगा। तो जो आपकी अभी आपने जो अंडरस्टैंडिंग पेश करी, इसमें काफी सेपरेशन है कि जानवर प्रवृत्ति से को हमें हटाना नहीं है, हमें जानवर प्रवृत्ति से ऊपर उठना है। एंड जब हम जानवर प्रवृत्ति से ऊपर उठेंगे, हमारी जानवर प्रवृत्ति हमेशा हमारे साथ रहेगी ही रहेगी। एंड वो एक यूनिटी का पार्ट आता है, वो इंटीग्रेशन का पार्ट आता है। अब क्या है आपका कि कई सारे स्पिरिचुअल जो ट्रेडिशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो टोटली ही इस चीज पे फोकस करते हैं कि अपना जो इस प्रवृत्ति है, इंसानी प्रवृत्ति है, इसे एकदम भुला दो एंड इसे एकदम इसे असत्य मानो एंड इस सबसे ऊपर उठो। लेकिन एक एक्चुअल स्पिरिचुअल पाथ मेरी अंडरस्टैंडिंग में वही है जो कि आपका इन सब चीजों को साथ लेके चलता है एंड सब चीजों को इंटीग्रेट करता है। यानी आपका जो एक जानवर प्रवृत्ति है, उसके ऊपर आप कॉन्शियस हो, आपको बिल्कुल चेतन अवस्था में हो कि आपकी जो जानवर प्रवृत्ति है, आपको ये नहीं करना है कि आपको अपने इमोशंस दबा के आपको एक बिना इमोशंस की एक पहचान बना लेनी है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पीस की माइंडसेट में रह रहा है। लेकिन आपको इस लेवल पे पहुंचना है कि अगर आपको जो भी इमोशंस आए, आपको पूरा आभास हो कि आपको इमोशंस किस तरीके से आ रहे हैं, एंड आप में पूरी क्षमता हो कि उन इमोशंस को रीडायरेक्ट कर सकें। कि आपको अगर गुस्सा आ रहा है, अगर वो प्रोडक्टिव नहीं है तो उसे प्रोडक्टिव कैसे बना सकें। कि अगर आपको दुख हो रहा है तो उस दुख के थ्रू आप अपना मोटिवेशन कैसे बना सकते हो कि उस चीज को आप दूसरों की मदद कर सको। तो एक जो एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन होता है इस चीज में आपका, कि आप कैसे कर सकते हो अपने इमोशंस को, जो इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं इसे, जो सिंपल भाषा में, वो जो चीज आती है वो जब इस वाले एस्पेक्ट में यहाँ पे आएगी। एंड वैसे ही आपका जो शारीरिक नीड जरूरतें होती हैं, जैसे कि इंसान में एक जरूरत होती है, सेक्स की जरूरत होती है, एक और जानवर प्रवृत्ति में भूख की जरूरत होती है। एंड एक जानवर प्रवृत्ति में जरूरत होती है कि अपनी सेंस ऑफ सेफ्टी में जो एक इनसिक्योरिटी महसूस करता है, एंड फिर उस इनसिक्योरिटी में दूसरों पर दबदबा बनाने की कोशिश करता है, ये उसकी येलो रे इम्बैलेंसेस में आते हैं। अब हमें क्या करना है, इन सबसे ऊपर उठने में हमें हायर सेंटर्स पे फोकस नहीं करना है कि हमें मैं जो चीजें हमें मेरे को लग रहा है कि असत्य है, इस चक्कर में मैं नीचे के सेंटर्स को एकदम भूल जाऊं और मैं हायर सेंटर्स पे फोकस करूं जो कि परम सत्य है। इंडिगो रे पे फोकस करूं और ब्लू रे पे फोकस करूं, वॉयलेट रे पे फोकस करूं, ऐसा नहीं करना। हमें बैलेंस बनाना है तो सारे हमको फंक्शंस में बनाना है। हमको अपने जानवर प्रवृत्ति में भी ऐसा बैलेंस बनाना है कि कुछ भी हो जाए, हम हमारा एक इंटरनल बैलेंस, आपका बॉडी में हेल्थ मैक्सिमम रहना चाहिए, आपका इमोशन स्टेबिलिटी मैक्सिमम रहना चाहिए, एंड आपका जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हो उसके अंदर आपका पूरा का पूरा चेतना रहनी चाहिए कि आपका जो बॉडी में चाल है देने की, चलने की, एंड आप जानते हो कि आप जिस तरीके से रचना कर रहे हो अपनी बॉडी के थ्रू, माइंड के थ्रू एंड अपनी स्पिरिट के थ्रू, वो क्रिएशन किस दिशा में जा रही है, आपका इसके ऊपर फिर काफी अच्छा कॉन्शियसनेस रहता है। एज अ रचयिता आप फिर उस चीज को काफी अच्छे डायरेक्ट कर पाते हो। वहीं आपने इनमें से किसी भी चीज को आपने नेगेट करा तो वहां आपकी एज अ रचयिता पावर कम हो जाएगी। कि आपने अपना हायर सेल्फ से तो कनेक्ट हो लिए, लेकिन आपका जो लोअर सेल्फ है आप उससे डिटैच हो। आपका कनेक्शन इंटरनली तो बहुत स्ट्रांग है हायर सेल्फ के साथ, लेकिन उस हायर सेल्फ की जो इच्छा है, उस चीज को आप एज अ रचयिता इस प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में नहीं ला पाओगे फिर। तो ये आपका बॉटल नेक मिलेगा फिर उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू में। ओके। तो मैं अगर इसको रिफाइन करूं, जो मैंने बोला जिसमें मुझे आपसे सीखने को मिला, और एक सुधार करूं अपनी बात पर, तो हम्म। मैं इसका सुधार इस तरीके से बोलता हूं
कि जो हमें जानवर प्रवृत्ति है जो कि नेचुरली एक्सेप्टेड है कि होती ही है, हम्म। उसमें जो सुधार हम कर सकते हैं जिससे मैं और भी विवेक और इवेल्युएशन कर सकूं, ये जानते हुए कि ये भी जो प्रवृत्ति है मेरी ही है, उससे मैं अलग नहीं हूं, और उसमें और भी सुधार विवेक का कर सकूं, तो क्या ये बेटर होगा बोलना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेन चीज यहाँ पे यही आती है। देखो, चेतन अवस्था एक लौता माप है पोलराइजेशन का, कि आप जितनी जितनी चीजों को लेते हुए चेतन अवस्था में हो उतनी आपकी पोलराइजेशन स्ट्रांग है। जितनी चीजों को लेते हुए आप निंद्रा अवस्था में हो उतनी आपकी पोलराइजेशन कम है। एंड जिन चीजों को लेते हुए आप निंद्रा अवस्था में हो, जो आपके ब्लाइंड स्पॉट्स हैं या फिर जिन कैटलिस्ट को आप प्रोसेस नहीं कर रहे हो, वहीं से ही आपको कैटलिस्ट आएंगे, वहीं से ही आपको परेशानी आएगी, और वहीं पे ही आपकी रचना करने की शक्ति आपकी अपाहिज हो रखी होगी। तो हमारा इकलौता मात्र सब चीजों के अंदर यही है कि हमारी चेतनावस्था कितनी विकराल है, कितना फैलाव उसका है, और फिर वो किस तरीके से हम अपना एज अ रचयिता हम अपने अंदर रचना कर पा रहे हैं। क्योंकि जो मेरी चेतनावस्था में चीजें हैं, मैं रचना उन चीजों के अंदर कर पाऊंगा, एंड वो एज अ रचयिता मेरा डोमेन है, एज अ रचयिता मेरी पावर है। ओके, मतलब हमें उसको निग्लेक्ट नहीं करना, उसको भी एक्सेप्ट करते हुए उसमें सुधार का भाव करना। जैसे अभी एक मन में फर्क हम्म। आ गया कि भाई हम जानवर तो नहीं हो सकते ना, हम में तो विवेक होना चाहिए। तो हाँ, एक इसमें निग्लेक्शन आई, जो मैंने बिल्कुल बोला था बिल्कुल बिल्कुल। उसमें निग्लेक्शन आई, तो इस बिल्कुल बार बिल्कुल। अब जो बोला उसमें निग्लेक्शन नहीं थी, उसमें भी उसको हम्म। साथ लेके एक विवेक जागृत करा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं समझ गया कि इसका मतलब कि, और एक दूसरा पॉइंट जो आपने बोला कि भाई ये नहीं कि आप इंडिगो रे तक पहुंच रहे हो तो नीचे वाले रेस को भूल जाओ कि भैया पहले हाँ इनको जी। बुला दे, इस पे ध्यान दे, इस पे ध्यान दे। हाँ आपका जी। कहने का मतलब ये है भैया सबको साथ लेके चलो और ध्यान उस पे दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फैलाव पूरा होना बहुत चाहिए। सुंदर, बहुत सुंदर, मतलब एक कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है जो हम्म। मतलब अच्छे अच्छे लोग नहीं एकदम से कलेक्टिव रख पाते, और बहुत अच्छा हम्म। एग्जाम्पल है इस बात का, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हम्म। बिल्कुल अमन जी, इंटीग्रेशन ही लॉ ऑफ वन है। आपका लॉ ऑफ वन ही इंटीग्रेशन ही है। जितना हम्म। आपका सेपरेशन है, सेपरेशन इसलिए वहम है क्योंकि सेपरेशन है ही नहीं। सेपरेशन आपको इसलिए लगती है क्योंकि हमने वो चीजें प्रोसेस नहीं करी हैं एज अ कैटलिस्ट, हम उसके पीछे की एकता नहीं समझ पा रहे हैं, हम विभाजन को हम जोड़ नहीं पा रहे हैं, सिल नहीं पा रहे हैं। हमारी चेतना का फैलाव इतना है नहीं अभी के टाइम पे कि हम उस चीजों को एज अ यूनिटी एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। हम्म। तो यही चीज आती है कि लॉ ऑफ वन, लिविंग द लॉ ऑफ वन, एक्चुअल लिविंग द लॉ ऑफ वन यही होता है कि हम जो भी विभाजन है हम उसे सिलते जा रहे हैं, और जो विभाजन हमें अनुभव हो रहा है वो हमारा कैटलिस्ट है। एंड उस कैटलिस्ट को हम्म। हम प्रोसेस कर रहे हैं, थीसिस एंटीथीसिस को प्रोसेस कर रहे हैं। एंड जैसे जैसे हम थीसिस एंटीथीसिस को प्रोसेस कर रहे हैं वो हमारा हिस्सा बन रहा है। क्योंकि मैं क्या हूँ, रचयिता। रचयिता क्या है? पूरा ब्रह्मांड। पूरा ब्रह्मांड क्या है? मैं। एंड जो चीज मेरे में नहीं है वो चीज मेरे को अपने से अलग लगेगी। एंड अगर कोई चीज मेरे से अलग लग रही है, इसका मतलब वो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं उसको अपना हिस्सा बनाऊं, कि मैं उसके साथ इंटीग्रेशन करूं, कि उस कैटलिस्ट को मैं प्रोसेस करके पोलराइजेशन में लाऊं। एंड जितना चीजें ओ, मेरे हिस्से में है मेरी पोलैरिटी उतनी है। जितनी एज अ रचयिता मेरा फैलाव है, जितनी चीजें मेरे हिस्से में है रचना की, उतनी ही मेरी पोलैरिटी है। तो ये सिंपल सेंस में यहाँ पे ही आता है। ओके। तो एक इसमें अगर एक एग्जांपल और जोड़ें, जैसे हम बहुत ही रेगुलर लाइफ में देखते हैं, अरे ये तो बुरा, ये तो एसटीएस वाला है, सर्विस टू सेल्फ हम्म। वाला है। तो कहीं पे सर्विस टू अदर्स वाले सोचते हैं अरे भैया ये तो मेरा मेरा रास्ता ही नहीं है, तो इसको निग्लेक्ट करो, निग्लेक्ट करो। तो अब हम्म। ये सोचना चाहिए भैया कि सर्विस टू सेल्फ उसका पार्ट है, लेकिन वो भी तो मैं हूं, वो भी तो मेरा हम्म। एक सोल प्लान के हिस्से के अंदर आया है। तो मैं उसको हम्म। हीलिंग दूं, उसको निग्लेक्ट नहीं करूं, उसको भी एक्सेप्ट करूं। एक फिलोसफर ने एक बात कही थी, नियत्से, नियत्से नाम है उनका। उन्होंने कही थी कि मेरे को इस आदमी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इसका मतलब मेरे को उसे जानने की खास जरूरत है। इसका मतलब ये है कि आपको जिस भी आदमी से प्रॉब्लम है वो आपके लिए कैटलिस्ट है। यानी आप उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो, आप उसे समझ नहीं पा रहे हो, आप उसे फील नहीं कर पा रहे हो। एंड वो अभी आपका हिस्सा नहीं है। एज अ रचयिता क्या होना चाहिए लॉ ऑफ वन के हिसाब से, कि सब चीजें आप हो, सब चीजें रचयिता है, सब चीजें आपका हिस्सा है। लेकिन वो अगर आपका हिस्सा नहीं है, इसका मतलब आप पे अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको अपना हिस्सा बनाओ। एंड उसके अंदर क्या आता है? लव। लॉ ऑफ डेंसिटी, लव की डेंसिटी आती है, प्यार आता है। इसका मतलब आप उसकी नजरों से दुनिया देखना स्टार्ट करना करना चाहिए आपको। उस पॉइंट पे आपको उस पॉइंट पे समझना स्टार्ट करना चाहिए कि यार वो जो चीजें गलत कर रहा है, एफटीएस कर रहा है, क्या मोटिवेशन है उसके एफटीएस पाथ पे चलने के, क्यों चल रहा है एफटीएस पाथ पे? कोई तो वैलिड रीजन होगा कि वो अगर आदमी जिंदा है, वो व्यक्ति अगर जिंदा है एंड वो जीवन जी रहा है, कोई तो मकसद होगा उसका जीने का, एंड वो वैलिड होगा उसके लिए, उसके नजरिए से।
एंड अगर मैं उसको जितना समझूंगा उतना मैं एज अ रचयिता मैं इस रचयिता को समझ पाऊंगा कि रचयिता एक्चुअल में अपने आप को समझना कैसे चाह रहा है। अब हैं हम सब हैं क्या, हम रचयिता के अलग अलग हम रूप हैं जो कि अब रचयिता को अनुभव कर रहे हैं। हम्म, एंड अगर मैं दूसरे रचयिता को समझ रहा हूँ कि वो कैसे रचयिता को अनुभव कर रहा है, तो मैं एज अ रचयिता अपना फैलाव बढ़ा रहा हूँ। हम्म, एंड यही आपका डेंसिटी का लव का लेसन है जो कि हमें डेंसिटी में सीखना है। यही आपका लॉ ऑफ लव है। ओके ओके, मतलब एक तरीके से उसको हम एक्सेप्टेंस भी कहेंगे। एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस तो सिंपल स्वीकारता है, एक मैं कहूँ बहुत प्लेन शब्द आ जाता है। एक्सेप्टेंस के ओके बाद एक इंटीग्रेशन आता है। इंटीग्रेशन ओके। बहुत आपका डीप वर्ड है। अब इसके अंदर क्या है, आपको उसका अपना अपना हिस्सा बनाना है, सिर्फ स्वीकार करके ये नहीं कि यार चलो ठीक है एफटीएस है कोई बात नहीं, हमारा गलत रास्ते पे चले हुए भाई बंधु हैं, ऐसा नहीं, लेकिन उसे अपना हिस्सा बनाना कि उनके साथ हमने ग्रीन रे, हमारा ग्रीन रे इतना स्ट्रांग है, हमारा लव का एनर्जी इतना स्ट्रांग है कि हमको कोई विभाजन ही नहीं दिख रहा उनमें, डिस्पाइट उनका रास्ता अलग हो रहा है। हम ये देख पा रहे हैं कि यार वो और हम एक ही सोतरे से आए हैं, वो और हम एक ही रचयिता हैं। वो एक लेवल की एक ओके। अंडरस्टैंडिंग, वो एक लेवल का एक्सपीरियंस कि आपको अंदर से डिस्टॉर्शन ही महसूस नहीं हो रही है चाहे वो बंदा आपके साथ गलत कर रहा है। ये आपका लॉ ऑफ लव का सीखने के बाद आपका झुकाव रहेगा। अच्छा, डिस्टॉर्शन महसूस नहीं होनी चाहिए। डिस्टॉर्शन महसूस अपने आप ही नहीं होगी जब आपने कैटलिस्ट प्रोसेस कर लिया, वो कैटलिस्ट बचा हुआ है, इस वजह से आपको डिस्टॉर्शन महसूस हो रही है उस पॉइंट पे। ओके ओके। क्योंकि कई बार जनरली होता क्या है ना, जिन कोई एसटीएस है, या जैसे फर्ज करो एक एग्जांपल से किसी ने कोई क्राइम किया, ठीक है, हम्म तो इंसान नेचुरली उसको अलग रखना चाहेगा, मतलब मन से भी अलग करेगा यार, कई ऐसी हम्म चीजें मेरे साथ ना जुड़ जाएं। तो थोड़ा सा आदमी क्या सोचता है कि नहीं जी, ये क्रिमिनल है, मैं नहीं हूं, ठीक है। अब जो इस बात से समझ आ रही है कि क्रिमिनलिटी तो डिस्टिंग्विश करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम्म लेकिन ये भी समझो कि वो एक क्रिएशन का प्लान में है, तो वो एक तरीके से इस ब्रह्मांड का अंग है, मेरा ही अंग है। हम्म। तो इसको अभी इस ये वे जो में। आपने अंडरस्टैंडिंग बोली, ये जो हम्म अंडरस्टैंडिंग है, ये जो आपने बोला कि किसी व्यक्ति में जो किसी भी क्रिमिनल को लेते हुए इनर डिस्टॉर्शन रहती है, वो ये आपने हम्म जिस पर्सपेक्टिव से बोला वो एक मॉरल पर्सपेक्टिव था, नैतिक पर्सपेक्टिव की अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन जो एक जो विभाजन है किसी क्रिमिनल को लेते हुए, वो जरूरी नहीं है हम्म, नैतिक पर्सपेक्टिव से ही है, वो कई बार एक सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से भी आ सकता है कि यार मुझे नहीं पता कि ओके। अगर मैं बाहर जाऊंगा कि यार ये कोई क्रिमिनल मेरे साथ आ गया, मेरे साथ गलत कर दिया, तो मेरा क्या होगा कि भैया मेरे को चोरी कर लेगा, मेरे को बंदूक मार देगा, चाकू मार देगा। एक सेंस से हम्म उसकी सेफ्टी की पर्सपेक्टिव से भी आता है। तो यहाँ पे जो आपने जिस पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंडिंग ली वो ग्रीन रे थी। लेकिन जो हम्म एक कोई भी कैटलिस्ट आता है जरूरी नहीं है कि वो एक ही सेंटर से है, ग्रीन रे से भी आ सकता है, येलो रे से भी आ सकता है कि यार मेरे को अपनी सेफ्टी रखनी है कि सामने हम्म क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स के जमाने के अंदर मैं अपने आप को सेफ कैसे रखूंगा। जब तक वो हम्म मेरी इंटरनल सेफ्टी स्ट्रांग नहीं है, मेरे को इनसिक्योरिटी महसूस होगी, एंड जब तक वो इनसिक्योरिटी महसूस होगी तब तक मैं एक विभाजन के नजरिए में रहूंगा। हम्म। तो ऐसे ही सारे सेंटर्स में विभाजन का इम्बैलेंस की वजह से विभाजन बनता है। एंड इन जो नहीं तो ये होना क्या इम्बैलेंस है, चाहिए, लॉ लॉ वन के हिसाब से हमें उनको देखना कैसे चाहिए? अमन जी, लॉ अगर ऑफ मैं वन कहूँ के जी मैं हिसाब से तो बैलेंस मैं बहुत, एंटिटी हूँ। हाँ। लॉ ऑफ वन के हिसाब से तो देखो सिंपल अंडरस्टैंडिंग में तो यही है कि हम सब एक सूत्र का हिस्सा हैं। लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग ये आपका स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव है। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव को जब हम एक्चुअल रियलिटी में जीते हैं तो उसके अंदर इनर वर्क लगता है। एंड वो इनर वर्क जब लगता है तो उस चीज को हम जब एक ये है कि भैया मैं बिल्डिंग बनाने जा रहा हूँ, मेरे पास पूरा नक्शा पड़ा है, ठीक है, अब ईंट एक एक ईंट करके ही बनती है वो बिल्डिंग। जब तक मेरे पास अगर मान लो नक्शा ही नहीं है, मैं वैसी बिल्डिंग ही नहीं बना पाऊंगा, बिना नक्शे के मैं हम्म आड़ा तिरछा बना दूंगा मकान। अब हम्म नक्शा क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ वन नक्शा है कि भैया मेरे को एक आइडियल पता है कि यार एक परम सत्य क्या है। एंड इस परम सत्य के ऊपर हम नींव रखना स्टार्ट करते हैं अपनी इस रिलेटिव रियलिटी की जो हम जीवन जीते हैं, जो कि इस वहम में हम जिंदगी जी रहे हैं, इल्यूजन में जिंदगी जी रहे हैं। एंड इसके ऊपर जब हम नींव रखना स्टार्ट करते हैं तो मेरे को पता है कि यार जो भी चीजें गलत हो रही हैं, जो भी चीजें इम्बैलेंस महसूस हो रहा है मेरे को अपने अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर, वो कहीं ना कहीं इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैं एक लॉ ऑफ वन या फिर एक यूनिटी या फिर एक हार्मनी में नहीं हूँ, इंटरनल हार्मनी एब्सेंट है मेरे अंदर। एंड उस हार्मनी का सिर्फ और सिर्फ ये इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं मेरे को कैटलिस्ट बचे हैं जो प्रोसेस करने हैं। इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं जो भी सेपरेशंस हैं उसमें मेरे को बैलेंस लाने की जरूरत है। एंड जब आप उस बैलेंस की प्रक्रिया में आओगे तब ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी जो विभाजनें हैं वो दूर होंगे, एंड सारे के सारे डिस्टॉर्शंस दूर होंगे, एंड सारे के सारे जो भी आपका जो
तकलीफें हैं, जो भी आपकी जो अलग अलग सेंटर्स में बैलेंसेस हैं, फंक्शंस में, वो अपने आप दूर होंगे। तो ओके। इसमें ये चीज है कि जरूरी नहीं है कि एक पर्सपेक्टिव जो कि आपका कैटलिस्ट टेस्ट एक स्पेसिफिक चीज का दूसरे वाले का भी सिर्फ उस पर्सपेक्टिव से हो, क्योंकि इसमें ओके। हर किसी का बैलेंस इम्बैलेंस बहुत अलग अलग होता है। ओके, समझ गया। बहुत मतलब क्लैरिटी आ गई काफी। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। किसी के कोई क्लोजिंग थॉट्स खत्म करने से पहले? मैं चाहूंगा सब लोग एक एक शब्द बोले, कैसा फील हुआ आज के सेशन से रिलेट करते हुए, एक शब्द में कंक्लूड करें कि कैसा फील हुआ, क्या विचार है, एक शब्द, एक एक शब्द सबका। ब्लिस। ब्लिस। आनंद। आनंद। दिल खुश हुआ। दिल खुश हुआ। जबरदस्त। ग्रेटफुल। ग्रेटफुल। अमेजिंग। प्रियंका जी, सैनी जी? बहुत बढ़िया। धन्यवाद। अच्छा था। मेरी तरफ से रहेगा ग्रेटफुल, आभारी इस मोमेंट के लिए एंड आप सब के लिए। आप आए एंड हम्म, आपने पार्ट लिया एंड साथ हम एक जर्नी पे चल रहे हैं, एंड दैट्स इट। एंड ये क्लोजिंग प्रेयर करते हैं सब लोग, आंखें बंद रख करेंगे सब हाँ। लोग, गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, बॉडी से सारी टेंशनस जाते हुए महसूस करेंगे। कहीं भी किसी भी हिस्से में डिस्टॉर्शंस हैं महसूस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। कंधों में टेंशनस हो रही है, ऑब्जर्व करेंगे। जबड़े में टेंशनस होगी, ऑब्जर्व करेंगे। आंखों की पुतली में टेंशनस होगी, ऑब्जर्व करेंगे। कमर में टेंशनस होगी, ऑब्जर्व करेंगे। एंड सारी डिस्टॉर्शंस को रिलीज कर देंगे। सब चीजें एक हैं, एक ही एनर्जी फ्लो हो रही है सारे ब्रह्मांड में। फील करेंगे वो एक ही एनर्जी फ्लो होते हुए अपने आप से। बॉडी कॉम्प्लेक्स में बैलेंस महसूस करेंगे। माइंड कॉम्प्लेक्स देखेंगे अपना, कोई भी डिस्टॉर्शंस देखेंगे, सारे विभाजन है जो अपने माइंड कॉम्प्लेक्स में देखेंगे। देखेंगे सारे ये विभाजन कैसे एक ही का हिस्सा है, एक ही रचयिता का हिस्सा है। सारे डिस्टॉर्शंस को प्रोसेस होने देंगे अपने आप ही, जैसे ही अपनी जिंदगी में हम आगे चलेंगे कैटलिस्ट प्रोसेस करते हुए। देखेंगे कैसे स्मूथली प्रोसेस हो रहे हैं कैटलिस्ट सारे, कैसे अपना बैलेंस हमारे में नेचुरली बन रहा है। एंड फिर अल्टीमेटली अपना एक कनेक्शन महसूस करेंगे अपने हार्ट के थ्रू इस रियलिटी के फैब्रिक के साथ, कैसे हम सब जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, और कैसे हम सब जुड़े हैं इस ब्रह्मांड के साथ, इस अनंत रचिता के साथ। और आगे बढ़ेंगे सेवा में अपनी। आंखें खोल देंगे अपनी रिलैक्सेशन में। ओके एवरीवन, मिलते हैं अगले हफ्ते। भाई ये यूट्यूब पे जाएगा? हाँ, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा मैं यूट्यूब पे इसे। जाएगा, जो लिंक। ठीक है। ओके। थैंक यू एवरीवन। थैंक थैंक यू यू, विशाल धन्यवाद। थैंक भाई। यू। थैंक यू। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। एवरीवन। थैंक यू। बाय थैंक यू। बाय।